चैप्टर 46। दिव्या केयर एंड नताशा जंगार विला के अंदर आते ही नताशा ने पहले घर के स्टाफ से दोनों बच्चों के बारे में पूछा। उन्होंने उसे कहा कि दोनों बच्चे खाना खाकर सोने चले गए हैं। नताशा ने एक राहत की सांस ली कि उसके बच्चे भूखे नहीं हैं। वो अपने कमरे में चली गई जहां दिव्या और अंशु साथ में एक बेड पर ही सोए हुए थे। दोनों के ऊपर एक ही कंबल था। जब भी नताशा रात में घर नहीं होती तब दिव्या हमेशा अंशु के साथ रहता था। आज भी वैसा ही था। दिव्या ने अंशु को स्टोरी सुनाकर सुला दिया था। अंशु बहुत देर पहले ही सो गई थी। सच तो ये भी था कि उसे नींद आ रही थी, लेकिन वो सो नहीं रही थी। उसे भी पता था कि उसकी मॉम डैड के साथ हैं और उन दोनों के आमने सामने आने से क्या होगा, वो भी इस बारे में जानने के लिए उत्सुक थी। लेकिन नींद उस पर हावी हो गई और दिव्या ने उसे सुला दिया था और वो खुद भी सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे नताशा की परवाह थी। कभी भी नताशा उसे बिना बताए इतनी लेट घर नहीं आती। अगर उसे आने में देर हो भी जाती वो उसे कॉल कर जरूर बताती थी। निशांत के बताने के बाद भले ही दिव्या को नताशा की इतनी ज्यादा चिंता नहीं थी। उसके डैड मॉम को कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो अभी भी नताशा का इंतजार करना चाहता था। दिव्या बेड पर आंख बंद कर लेटा हुआ था। किसी के पैरों की आहट कमरे में सुनाई देने के बाद दिव्या ने अपनी आंखें खोली। उठकर बैठने के बाद और नताशा को देखने लगा। तुम अब तक सोए नहीं? नताशा ने जब दिव्या को उठते देखा तो पूछ लिया। दिव्या की नज़र नताशा को स्कैन कर रही थी। देख रही थी कि कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। उसकी तेज नजरों ने तुरंत नताशा के पैरों में लगी चोट को नोटिस कर लिया। नताशा का पर सूजकर लाल हो गया था। डीम लाइट होते हुए भी नताशा के चलने से दिव्या ये जान गया कि नताशा के पैरों में चोट लगी है। वो बेड से उठा और नताशा को देखते हुए बोला, मॉम, आपके पैर में चोट कैसे लगी? नताशा अपने बेटे के इस तेज और पारखी नजरों से हैरान थी। एक नज़र देखते ही उसने ये पता लगा लिया कि उसे चोट लगी है। नताशा ने अपने पैर को देखा और बोली, वो चलते वक्त मेरा पैर मुड़ गया। जरा सी मोच है, ओलिमेंट लगाने के बाद सूजन कम हो जाएगी। दिव्या ने साइड के ड्रोवर से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और उसमें से ओलिमेंट को निकालकर बाहर टेबल पर रख दिया। बाद में रूम से बाहर जाते हुए बोला, ध्यान से ओलिमेंट को लगा लेना, मैं जा रहा हूँ सोने। ये कहकर दिव्या नताशा के रूम से अपने रूम में चला गया। दिव्या भी ये भली भांति जनता था कि नताशा को सोने से पहले नहाना पसंद है। नताशा सिर्फ उसे जाते हुए देख सकती थी। अगले दिन नताशा के ऑफिस का दूसरा दिन था। दिन भर वो भगवान से सिर्फ यही दुआ मांग रही थी कि किसी भी तरह से उसका सामना दिव्यांश से ना हो, और शायद भगवान ने उसकी दुआ कबूल की थी। ऑफिस हॉर्स खत्म होने के बाद नताशा राजनंदिनी से मिलने पास के ही एक कैफे में चली गई। कैफे में राजनंदिनी से मिलते ही नताशा उस पर भड़क गई। बेचारी राजनंदिनी को समझ नहीं आ रहा था ये शेरनी उस पर क्यों भटकी हुई है। क्या इसे पता तो नहीं चल गया कि हमारे यहाँ मेरे और इसके पति के बीच में शादी की बातें हो रही हैं? राजनंदिनी को यही ऑप्शन सही लग रहा था। शायद नताशा के दिल में छुपा प्यार जाग गया हो। लेकिन राजनंदिनी को जल्द ही पता चल गया कि नताशा इसलिए उस पर भटकी हुई है क्योंकि नताशा के दिल में दिव्यांश के लिए प्यार नहीं नफरत बढ़ गई है। रुक जा मेरी माँ, पहले मुझे ये बता कि कल हुआ क्या। और मुझे सच में इस बात का कोई आइडिया नहीं था कि वो कंपनी डीबी की है, मतलब दिव्यांश की है। राजनंदिनी की बात सुन नताशा थोड़ा शांत होती है और उसे कल की सारी बात राजनंदिनी को बता देती है। लेकिन उसने कुछ भी पूरे डिटेल के साथ नहीं बताया कि दिव्यांश और उसके बीच में क्या बात हुई और क्या हुआ था। नताशा की पूरी बात सुनने के बाद राजनंदिनी की सोच एक ही बात पर जाकर अटक गई कि इतना कुछ होने के बाद भी दिव्यांश उसे छोड़ने घर तक आया था। देख नताशा, माना कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता है, तुम्हें धमकता है, तुम्हें परेशान करता है, लेकिन ये भी तो देख वो तुम्हारी उतनी केयर भी तो करता है। राजनंदिनी बात सुनकर नताशा उसे घूरकर देखने लगी। दे से कह रही हो, केयर ग्रेटर देन केसी, केयर ग्रेटर देन वो तो सिर्फ उस पर हक जमाना चाहता है, मुझे अपने कैद में रखना चाहता है, क्योंकि वो जब चाहे तब मेरा एक टॉय की तरह इस्तेमाल कर सके। उसे सिर्फ मुझे टॉर्चर करना पसंद है। उसके ऐसे देखने से राजनंदिनी नताशा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ये सोच यदि उसे तुम्हारी परवाह नहीं होती तो वो तुम्हें घर छोड़ने क्यों आता?
अगर वो चाहता तो तुम्हें अकेला उस सुनसान जगह रहने देता ग्रेटर दैन। ये सुनकर भी नताशा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे राजनंदिनी की बात समझ ही ना आई होने से उसने वहां से उठते हुए कहा, मैं जा रही हूँ, आज मुझे घर पहुंचने में लेट नहीं होना, बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ये कहकर नताशा वहां से चली गई। तारांकन जोड़ तारांकन जोड़ तारांकन। चैप्टर 47। सर फ्रांस की लिबियान कंपनी से ईमेल आ चुका है। वो हमारे साथ कोलैबोरेशन करने को तैयार हैं, लेकिन उनकी एक डिमांड है। डिमांड? कैसी डिमांड? ऑफिस चेयर पर बैठकर काम कर रहे दिव्यांश के हाथ शर्त का नाम सुनते ही रुक गए। तब उसके सामने खड़ा रोनित अपनी बात को आगे कंटिन्यू करते हुए बोला, बॉस, उन्होंने ये डिमांड रखी है कि वो आपसे पर्सनली मिलकर मीटिंग करना चाहते हैं। वो फ्यूचर प्लान्स की डिस्कशन आपके साथ ही करना चाहते हैं। ये सुनकर दिव्यांश कुछ सोचने लगा और बोला, ओके, सो उन्होंने मीटिंग की डेट क्या बताई है? दिव्यांश से सवाल का जवाब देते हुए रोनित बोला, बॉस, 2 दिन बाद की, लंदन में। ये सुनकर दिव्यांश ने हाँ में अपना सर हिला दिया। उसकी मंजूरी मिलते ही रोनित चेयर से उठकर खड़ा हुआ और वहां से जाने से पहले बोला, ओके सर, मैं एयरलाइन कंपनी से बात करता हूँ और कल आपके जाने का सारा अरेंजमेंट को प्लान कर आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ये कहकर रोनित वहां से चला गया। उसके जाने के बाद दिव्यांश ने अपने एक हाथ की कोहनी को टेबल पर रखा और फर्स्ट फिंगर और अंगूठे के सहारे माथे को रब किया। फिर वो अपने मन ही मन बोला, बस कुछ और समय स्वीट हार्ट, फिर मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ रहने में मजबूर कर दूंगा। ये कहते वक्त दिव्यांश के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी। अंडस्को देशमुख विला में सुरेश देशमुख पिछले दिन ही डिस्चार्ज होकर घर आ चुके थे। उनके अपने पोते और पोती के साथ बॉन्डिंग काफी अच्छी बन गई थी। रात के 8 बजे हुए थे। रीना जी किचन में सबके लिए खाना बना रही थी। नताशा भी उनकी हेल्प करने किचन में मौजूद थी और उन दोनों के चेहरे पर बाहर से आ रहे शोर को सुनकर मुस्कान बीची हुई थी। लिविंग रूम में सुरेश जी आंखों पर पट्टी लगाए अंशु को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, जो इधर उधर अपने नानू के आगे पीछे घूम रही थी। वही दिव्य सोफे पर एक साइड बैठे सुरेश जी को गाइड कर रहा था और बता रहा था कि उन्हें कहा कि इस साइड मुड़ना है। नानू, राइट राइट। अंशु आपके राइट साइड में कुछ दूरी पर है, आप उसे पकड़ लेंगे। ओफो नानू, आप बहुत ज्यादा स्लो हैं, दिव्य सुरेश जी से कह रहा था। हाँ हाँ हाँ, आप मुझे नहीं पकड़ सकते नानू। नानू, मैं यहाँ हूँ, पकड़ो मुझे। अंशु इधर उधर घूमते हुए सुरेश जी पर हंस रही थी। वही सुरेश जी अपने हाथ फैलाए इधर उधर घूमते हुए, रुक, मैं तुम्हें अभी पकड़ लूंगा। तीनों आपस में ही मस्ती कर रहे थे। वही आसपास काम कर रहे होम स्टाफ भी ये सब देखकर हंस रहे थे। आज कई दिनों बाद ये घर हंसी से खिलखिला रहा था। तभी कुछ देर बाद वहां किसी की सीटी की आवाज सुनाई देने लगी। सब अपनी अपनी जगह रुक गए। आवाज सुन के सुरेश जी ने भी अपनी आंखों से पट्टी हटाई और दरवाजे की तरफ देखने लगे, जहां से एक 20 साल का लड़का कानों में हेडसेट लगाए और उंगली में गाड़ी की चाबी को गोल गोल घुमाते हुए एक हाथ पेंट के जेब में डाले, आंखों पर ब्लैक गोगल लगाए, बड़े स्टाइल से चलकर घर के अंदर की तरफ आ रहा था। उसके पीठ पर एक बैग भी था, जिसे उसने सिर्फ अपने एक कंधे पर लटकाया हुआ था। उस लड़के ने प्रिंटेड हवाई शर्ट पहनी हुई थी, हाफ ढीली पेंट जो उसके घुटनों तक थी, और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। फव्यू फव्यू फ्यू फव्यू फ्यू फव्यू। अंदर आते ही उसके कदम वहीं रुक गए, क्योंकि घर के सब नौकर उसे ऐसे देख रहे थे जैसे अभी अभी एक अलियान को देखा हो। फिर उसकी नज़र सुरेश जी के ऊपर गई, जो उसे भी उसी नज़र से देख रहे थे। उसने सुरेश जी के बगल में एक छोटी सी बच्ची को भी देखा, जो वो भी उसे देख रही थी। दिव्य सोफे पर बैठा हुआ था। उसका मुंह दरवाजे की ओर नहीं था और उसे ये नहीं पता था कि सब दरवाजे की ओर देखकर चुप क्यों हो गए। इसीलिए वो सोफे पर अपने घुटनों के बल खड़ा होकर पीछे की तरफ देखने लगा। जब उस लड़के ने सोफे से ऊपर मुंह कर रहे एक और बच्चे को देखा, तो वो लड़का काफी हैरान हो गया और उसने हैरानी से कहा, निशांत। वो लड़का और कोई नहीं, सुरेश और रीमा का बेटा सत्यम है, जो नताशा से 7 साल छोटा है। सत्यम B.com के सेकंड ईयर का स्टूडेंट है। उसे कार्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है। कार्स चालना और अलग अलग रेसिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है।
देशमुख परिवार का इंडिया में बड़े बड़े कार के शोरूम हैं, जहां वो लाखों करोड़ों की कारें बेचते हैं। उनका बिजनेस अलग अलग कंपनी की कार्स की मार्केटिंग करना और उन्हें बेचने का है। इंडिया के हर एक स्टेट में उनका एक या दो शोरूम जरूर हैं। इसी वजह से देशमुख परिवार भी इंडिया के रिचेस्ट टॉप 50 फैमिलियों में से एक हैं। और मिस्टर सुरेश देशमुख जिन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया है, वो इंडिया के टॉप 20 रिचेस्ट बिजनेस में शामिल हैं। अचानक शांति छाने से नताशा और रीना भी किचन से बाहर आ गए। तब सत्यम की नज़र नताशा की तरफ गई। उसे देखकर सत्यम गहरे सदमे में चला गया और आंखें फाड़ कर नताशा को हैरानी भरी नजरों से देखने लगा। उसे अपने आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि वो अपनी बहन को देख रहा है। आ गया नालायक! सत्यम को देखते ही सुरेश जी उस पर भड़क गए और गुस्से से उसे घूरते हुए बोला, कितनी बार कहा है तुमसे, अब ये अय्याशीगिरी छोड़कर फैमिली बिजनेस में ध्यान दे। आगे जाकर इस बिजनेस को तुझे ही संभालना है, लेकिन ये है कि मेरी बात सुनता ही नहीं। सत्यम हमेशा बाहर अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता अय्याशी करता था। सुरेश जी को उसका ये रवैया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इस वजह से सत्यम और सुरेश जी के बीच में हर बार झगड़ा हो जाता और इसी वजह से वो हमेशा महीनों तक घर से दूर रहता था। सुरेश जी की बात सुनकर सत्यम को फिर से गुस्सा आने लगा। वो जैसे ही उनसे कुछ कहता, रीमा जी दौड़कर सुरेश जी के पास गई और उन्हें संभालते हुए बोली, आपसे कितनी बार कहा है आप ऐसे चिल्ला मत करिए। आपको ऐसे हाइपर होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने से मना किया है। तब सुरेश जी रीमा की तरफ देखते हुए बोले, मैं कैसे परेशान ना हूँ रीमा, एक ही तो बेटा है मेरा, और आगे चलकर भगवान ना करे मुझे कुछ हो जाए, तब कौन संभालेगा इस बिजनेस को, इस घर को, ये जिसे अपने दोस्तों के साथ अय्याशी करने से फुर्सत नहीं मिलती। सत्यम दूर खड़े होकर अपने मॉम डैड की बातें सुन रहा था। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों ऐसे बातें क्यों कर रहे हैं। उसकी नज़र बार बार नताशा और दिव्या की तरफ भी जा रही थी। उसके दिमाग में सब कुछ उथल पुथल हो रहा था, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो उनसे बहुत कुछ पूछना चाहता था, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला। वो अभी सुरेश और रीमा को ही देख रहा था कि नताशा ने पीछे से आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। नताशा को देखकर वो रुंधिए गले से लाड खाते हुए बोला, ददी, द ग्रेटर दैन। नताशा और सत्यम का रिश्ता बचपन से ही अच्छा था। सत्यम अपने बहन को अपनी दोस्त और माँ की तरह मानता था। वो उससे हर बातें शेयर करता था। जब नताशा की शादी हुई तब वो हर रोज नताशा को कॉल कर उससे घंटों बातें करता था। सत्यम निशांत को भी जानता था। उसने एक दो बार निशांत को देखा था। जब भी सुरेश जी निशांत से मिलने जाते वो भी कभी कभी उनके साथ जाया करता था। नताशा ने सत्यम को मुस्कुराते हुए देखा और बोली, तुम कहाँ थे इतने दिनों तक, तुम्हें पता है पापा की तबीयत कितनी सीरियस थी। नताशा ने सत्यम को सुरेश जी के बारे में सब कुछ बता दिया। ये सुनकर सत्यम को बुरा लगा। उसने सुरेश जी से तुरंत माफ़ी मांग ली। फिर उसने नताशा और उन दोनों बच्चों के बारे में भी उनसे पूछा। डिनर के वक्त सुरेश जी ने सत्यम को सारी सच्चाई बता दी। अपनी बहन को जिंदा देखकर सत्यम भी काफ़ी खुश था। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। चैप्टर 48। भोसले इंडस्ट्री का बिजनेस ज़्यादातर शिपिंग कंपनी और ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के बिहाफ पर चलता था। इंडिया में जो भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना होता वो ज़्यादातर इन्हीं कंपनी द्वारा किया जाता था। उनका ये बिजनेस ब्रिटिश राजनीति के वक्त से था। जब ब्रिटिश इंडिया छोड़कर चले गए तब दिव्यांश के दादाजी ने मिलकर और उनके साथ उनके बड़े भाई और 3 दोस्तों ने मिलकर इस बिजनेस को संभाला था। धीरे धीरे 6 पीढ़ियों से ये बिजनेस बढ़ता गया। तब जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था वो 5 दोस्तों के बीच नहीं था। ये बिजनेस 5 परिवारों के बीच शुरू हुआ था। अब 80 साल हो गए इस बिजनेस को चलते चलते, लेकिन बिताते वक्त के साथ जायदाद बढ़ती चली गई और बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि लीडर की पोजीशन संभालने के लिए झगड़े होने लगे। परिवार के बीच में अंधारूनी लड़ाइयां बती गई। परिवार में भाई ही भाई के खून के प्यासे हो गए। कोई अपना न रहा। तब उस समय जो इस कंपनी का लीडर था उसने बड़े चालाकी से परिवार को खत्म करने का मिशन चलाया, जिस वजह से 2 परिवार हमेशा हमेशा के लिए इस फैमिली बिजनेस से गायब हो गए। उनके वंश को ही मिटाया गया, जिससे उनका कोई अंश अब मौजूद नहीं बचा।
जब दिव्यांश के दादाजी धनानंद भोसले ने अपने फैमिली बिजनेस की कमान संभाली, तब उन्होंने भी परिवार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए पूरे बिजनेस को अपने नाम करवा लिया। उन्होंने कंपनी का नाम बदलकर भोसले को ऑपरेशन इंडस्ट्री रख दिया। इसी वजह से उनके कई दुश्मन बन गए। दादाजी धनानंद ने अपने समय में उन दुश्मनों का डट कर सामना किया और अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाते गए, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उनके कर्मों की कीमत उनके परिवार वालों को भुगताना पड़ सकती है। धनानंद के 2 बेटे थे। बचपन में ही उनके बड़े बेटे का खून हो गया था। उनका दूसरा बेटा उदम और दिव्यांश के पिता, उन्हें पहले से ही अपने परिवार के अंदरूनी लड़ाई की जानकारी थी। उन्हें फैमिली बिजनेस में पहले से ही कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने खुद की एक अलग कंपनी स्टार्ट की थी। भले ही वो भोसले इंडस्ट्री के अंडर आने वाले कंपनी से बड़े नहीं थी, लेकिन उन्होंने खुद को परिवार के इस झगड़े से अलग करने में कामयाब बने रहे थे। उदम जी, उनके कंपनी का भी इंडियन मार्केट में अच्छा खासा नाम था। धनानंद को अपने बिजनेस और परिवार को बचाने के लिए एक वरीस की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने धनानंद को शादी सविता जी से करवा दी और उन दोनों से जल्द बच्चा करने की डिमांड रख दी। वो अपने छोटे बेटे को अच्छे से जानते थे। अगर उसे अपने फैमिली बिजनेस की जिम्मेदारी संभालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो ना सही, लेकिन उसका बेटा तो उस जिम्मेदारी को संभाल ही सकता है। वो अपने हाथ से इस प्रॉपर्टी को जाने नहीं देना चाहते। उदम को ना चाहते हुए भी अपने पिता के जिद के सामने हार माननी पड़ी और उन्हें सविता के साथ अपनी हद पार कर ली। दिव्यांश के पैदा हो जाने के बाद उन्होंने कभी भी सविता के साथ पत्नी जैसा रिश्ता नहीं बनाया। उदम किसी और से प्यार करते थे और सविता से शादी होने से पहले ही उसने अपने उस प्रेमिका के साथ छुपकर शादी कर ली थी, जिससे उन्हें एक बच्चा भी हो गया था। लेकिन ये बात उदम ने कभी भी अपने परिवार को पता होने नहीं दी। ये बात आज तक छुपी हुई है। दिव्यांश के पैदा होने के बाद उदम ने कभी भी उसे अपने बेटे जैसा प्यार नहीं दिया। उनकी नज़र में वो सिर्फ इस खानदान को आगे बढ़ने का जरिया मात्र था। उन दोनों का रिश्ता कभी करीबी नहीं रहा। दिव्यांश की जिंदगी में सिर्फ 2 ही लोग इम्पोर्टेंट थे। पहली उसकी माँ जो उससे बहुत प्यार करती थी और दूसरे उसके दादाजी जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करते थे। दिव्यांश के पैदा होने से धनानंद जी बहुत खुश थे। जब उनके दुश्मनों को ये बात पता चली कि धनानंद के अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पोते के नाम कर दी है, तब बचपन से ही दिव्यांश के ऊपर जानलेवा हमले होते रहे थे। दिव्यांश डे से बड़ा होते गया। उसे अपने पैदा होने का मकसद पता चल गया। कम उम्र में ही उसने काफ़ी कुछ देखा और सहा था। अब उसका मकसद ही उसकी जिंदगी थी। उसकी जिंदगी में प्यार के लिए कोई जगह थी ही नहीं। तब नताशा उसकी जिंदगी में आई। शादी के कुछ महीनों बाद नताशा भी दिव्यांश से प्यार करने लगी थी और वो हर वक्त उसकी हर जरूरत को पूरा करने की कोशिश करती थी। दिव्यांश ये सब जानता था, लेकिन फिर भी वो नताशा से रूखा बर्ताव करता था। आग तो उसके अंदर भी लग चुकी थी। नताशा के लिए चाहत उसके मन में भी पनपने लगी थी। नताशा की हर हरकत उसे उससे प्यार करने में मजबूर करती थी, लेकिन उसका मकसद अभी तक पूरा नहीं हुआ था। उसे ये साबित करना था कि वो फैमिली बिजनेस के लीडर के पोजीशन के लिए सही उम्मीदवार हैं और वो उस पर बहुत फोकस था। नताशा के उसके छोड़ जाने के बाद दिव्यांश पहले से भी ज्यादा कठोर, सख्त और कोल्ड हो गया था। अगले 1 साल में ही उसने अपने उस अधूरे मकसद को पूरा कर लिया था। वो अब भोसले फैमिली का हेड था। बिजनेस की कमान हाथ में आते ही उसने बहुत से बदलाव किए। उसने दिन दुगनी रात चौगनी लगाकर ये सब हासिल किया और 2 साल में ही उसने कंपनी के टर्नओवर को टॉप पोजीशन में लाकर खड़ा कर दिया। दुनिया अब दिव्यांश को बिजनेस टाइकून के नाम से भी जानती है। आज के समय में भोसले फैमिली के टोटल बिजनेस को एक साथ लाकर कैलकुलेट करें तो 500 करोड़ प्लस का अंपायर दिव्यांश ने खड़ा किया था। इसमें भी दिव्यांश 62% का भागीदार था और बचे 38% शेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो फैमिली के बाकी के मेंबर्स थे और शेयर मार्केट में मौजूद थे। इसके अलावा दिव्यांश ने खुद से नए बिजनेस को भी चला रहा था जो भोसले फैमिली के बिजनेस से अलग और छुपे हुए थे। अब किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो दिव्यांश को उसकी पोजीशन से निकाल पाए, लेकिन इतना कुछ करने होने के बाद भी दिव्यांश के दुश्मनों की गिनती कम नहीं हुई थी। दिव्यांश ने कई पुराने दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया और उनकी जगह नई दुश्मनों ने ले ली। चैप्टर 49। 1 हफ्ते बाद
मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्राइवेट एरिया पे एक बड़ा और महंगा जेट लैंड हुआ। दिव्यांश लंदन से वापस लौट आया था। प्लेन का डोर खुला और एक खूबसूरत एयर होस्टेस बाहर आई। उसके पीछे 2 बॉडीगार्ड भी बाहर आ गए। आंखों में ब्लैक गॉगल्स, कानों में ब्लूटूथ बड्स, ब्लैक शूट, ब्लैक पेंट, ब्लैक टाई और चेहरे पर सख्त एक्सप्रेशन लिए। उनके कॉलर पर एक छोटा सा बेच था जिस पर एक शेर जो एक पैर पर उठाया हुआ था और उस पर ताज का डिजाइन बना हुआ था जिसके अंदर डीएम लिखा हुआ था, जो आसानी से नजर आना थोड़ा मुश्किल है। उन्होंने अपनी चिल्डे से आंखों से चारों ओर स्कैन किया कि आसपास कोई खतरा तो नहीं। उन दोनों के हाथों में लंबी गन्स भी थी, जिसे दोनों ने अपने दोनों हाथों से बड़ी स्टाइल से पका हुआ था। जब उन्हें ये कन्फर्म हो गया कि सब ठीक है, तब उनमें से एक ने प्लेन के डोर पर अजीब ट्यून में डोर पर कुछ बार नोक किया और दोनों एक के बाद एक उतर गए। उन दोनों के पीछे और 2 गार्ड प्लेन से बाहर आए। उनके हाथ में कोई गन नहीं थी और उनका गेट अप पहले बॉडीगार्ड जैसा ही था। बाहर आते ही उन्होंने भी चारों ओर देखा और नीचे उतर गए। उसके बाद दिव्यांश ने जेट से बाहर कदम रखा। ब्लू और स्टाइलिश बिजनेस शूट पेंट और अंदर वाइट शर्ट उसने पहनी हुई थी। ऊपर से हैंडमेड ब्लेजर और उस पर सिल्वर बटन्स थे। गले में एक रेड कलर का टाई था जो शूट के अंदर परफेक्टली सेट था। एक हाथ में ब्लू डायमंड और सिल्वर कलर की ब्रांड रॉयल एक्स वॉच और दूसरे हाथ के मिडल फिगर के साइड के उंगली में महंगी डायमंड्स की रिंग। दिव्यांश के फेसियल एक्सप्रेशन हमेशा की तरह अनएक्सप्लेन्ड थे। ठंडी आंखें, परफेक्ट एंगले नाक, बड़े और सेक्सी लिप्स। उसने चेहरे पर हल्की बियर्ड भी थी। उस लुक में दिव्यांश बहुत ज्यादा हैंडसम और ओसम लग रहा था। साथ ही वह परफेक्ट मेन की तरह लग रहा था, जिसे हर लड़की पाना चाहती हो। उसके पीछे रघु और एक गार्ड था। दोनों ने भी अपने गार्ड के यूनिफॉर्म पहने हुए थे, लेकिन रघु का यूनिफॉर्म बाकी गार्ड से थोड़ा सा अलग था। बाहर आते ही दिव्यांश ने सामने देखा, जहां कुछ दूरी पर महंगी लग्जूरियस ब्लैक कार्स खड़ी थी, जिनके आसपास कुछ गार्ड्स खड़े थे। उनके बीच में ही एक रोल्स रॉयल भी थी। उस कार के सामने ही रोनित अपने ब्लैक वाइट बिजनेस शूट पेंट और टाई में खड़ा था। रोनित भी दिखने में हैंडसम था। उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी और उसे 2 बच्चे भी थे, लेकिन बेचारे को दिव्यांश की वजह से अपने फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका ही नहीं मिलता। खैर, जैसे ही दिव्यांश और उसकी नजरें मिली, रोनित दिव्यांश को ग्रीट करने के लिए आगे बढ़ा। दिव्यांश के नीचे उतरते ही रोनित ने उसका वेलकम किया और दोनों रोल्स रॉयल में बैठकर वहां से चले गए। उनके आगे पीछे बाकी गाड़ियों में उनके गार्ड्स भी बैठकर वहां से निकल गए। गड्डियां अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल रही थी। कार के अंदर रोनित दिव्यांश को पिछले 1 हफ्ते की कंपनी की सारी वर्क इन्फो दे रहा था। सब सुनने के बाद दिव्यांश ने रोनित से पूछा, मैंने जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने को कहा था वो हो गया? जब भी दिव्यांश रोनित के बगैर किसी बिजनेस मीटिंग के लिए बाहर जाता तब रोनित ही कंपनी की सारी जिम्मेदारियां संभलता था। रोनित तुरंत समझ गया कि दिव्यांश की इस बारे में बात कर रहा है। उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, यस बॉस, आपने जिस डिटेक्टिव को पर्सनली इस काम के लिए लगाया था, वो आपका फार्म हाउस में इंतजार कर रहा है। गाड़ी फार्म हाउस की तरफ लेकर चलो। रोनित की बात सुनते ही दिव्यांश ने ड्राइवर को ऑर्डर दिया। ड्राइवर ने तुरंत उसकी बात मानकर अपने फोन से आगे चल रही कार्स के ड्राइवर को इन्फॉर्म किया और सारे कार्स के काफिले दिव्यांश के उसी फार्म हाउस की तरफ बढ़ गए जहां दिव्यांश नताशा को लेकर गया था। कुछ ही देर में दिव्यांश उस फार्म हाउस पहुंच गया था। घर के अंदर लिविंग रूम में दिव्यांश किसी राजा की तरह एक पैर पर दूसरा पैर रखकर सिंगल सोफे पे बैठा था। उसके बगल के लंबे सोफे पर रोनित और रघु बैठे हुए थे। वही दिव्यांश के सामने एक और इंसान बैठा हुआ था। दिखने में वो 22-23 साल का लग रहा था। उसके बाल थोड़े मेसी थे, क्लीन बेबी फेस। दिखने में वो भी हैंडसम था। उसने एक लॉन्ग जैकेट पहना हुआ था। भाई, आपने जो मुझे करने को कहा था वो काम मैंने पूरा कर लिया। सारी डिटेल इस फाइल में है। ये कहते हुए उस डिटेक्टिव रे और फ्रेयांश ने फाइल को कॉफी टेबल पर रखी और उसे दिव्यांश की तरफ सरका दिया। रे रघु का बेटा है। वो दिव्यांश को बचपन से जानता था और वो उसे अपने बड़े भाई की तरह ही मानता है। दिव्यांश ने अपनी तरफ आ रही फाइल को तुरंत पकड़ लिया। उसे उठाकर वो उसे पीने लगा। फाइल को पढ़ते पढ़ते दिव्यांश का चेहरा डार्क होने लगा। उसके अंदर गुस्सा और नफरत बढ़ रहा था।
वहां बैठे तीनों हवा में बदलाव महसूस कर सकते थे। वो सब दिव्यांश को ही देख रहे थे। रे ने एक हफ्ते में नताशा की सारी इन्फॉर्मेशन निकल ली थी, जिसमें स्टार्टिंग में नताशा की फॉर्मल इन्फॉर्मेशन के साथ फोटो, 7 साल पहले लंदन में छुपकर 2 बच्चों के साथ भाग जाने की टिकट्स, लंदन में ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन एमबीए करने की सी आर्टिफिसिट, और एंड लास्ट में उसके 2 बच्चों की फोटो। सब पढ़ने के बाद दिव्यांश ने गुस्से से फाइल को कॉफी टेबल पर पटका और उठकर खड़ा हो गया। उसके उठते ही बाकी तीनों भी अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए और दिव्यांश को देखने लगे। दिव्यांश पीछे मुड़ा और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। जाते हुए उसने रोनित को एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाने के लिए कहकर अपने कमरे की तरफ चला गया। चैप्टर 50। दिव्यांश के समाने अंशु और दिव्या नताशा कुछ देर पहले ही ऑफिस से घर लौटी थी। अंशु और दिव्या अपने नाना नानी के साथ लिविंग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। सत्यम भी वहां मौजूद था। वो भी अपने भांजे और भांजी के साथ अच्छे से घुल मिल गया था। नताशा ने सत्यम को अच्छे से समझाया था। जब उसे सुरेश जी की हॉस्पिटल जाने की बात सुनी तब वो भी घबरा गया था। पिछले 1 हफ्तों में दिव्यांश को ना देखकर नताशा बहुत सुकून में थी। उसे लग रहा था कि दिव्यांश पहले से ही उसकी परवाह नहीं करता तो अब वो क्यों उसके बारे में सोचेगा। लेकिन फिर भी उसे उन दोनों के मुलाकात के बारे में याद आ जाती थी। दिव्यांश की हरकतों को याद कर उसका बदन सहर जाता। नताशा ने इस दौरान कई बार निशांत से मिलने की कोशिश की, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाई। नताशा को मुंबई में दिव्यांश के घर के बारे में भी पता चल गया था। आम लोगों को दिव्यांश के घर का पता लगवाना नामुमकिन बात है, लेकिन नताशा के लिए नहीं। उसके डैड सुरेश जी कई बार निशांत से मिलने दिव्यांश के घर जा चुके हैं, पर घर की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि नताशा को अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। दिव्यांश अंदर होगा इस वजह से भी उसने कभी अंदर जाने की ज्यादा कोशिश नहीं की। निशांत भी कभी घर से बाहर नहीं निकलता था। डिनर के लिए अभी बहुत वक्त था। सत्यम ने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए कहा, चलो हम एक लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। ये सुनते ही अंशु तुरंत खुश हो गई और बोली, ये सच्ची मामू, हम ड्राइव पर चलेंगे, चलो चलो चलते हैं सब। तभी सुरेश जी और रीना ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। मॉम आप तो चलेंगी ना? अंशु ने नताशा से पूछा। नताशा ने हाँ में अपना सर हिला दिया। तो ठीक है मामू, मम्मा मैं और भाई साथ में जाएंगे, चलो। अंशु ने ये कहते हुए दिव्या और नताशा को उठाने लगी। तब तक सत्यम अपने कमरे के कार की चाबी लेकर आ गया था और सब बाहर जा ही रहे थे कि तभी 5-6 ब्लैक कलर की गाड़ियां देशमुख विला के गेट के पास आकर रुक गई। वॉचमैन ने गाड़ियों को पहचान कर गेट खोल दिया। वो सभी कार शोर करते हुए दरवाजे के पास आकर रुक गई। शोर सुनते ही घर में बैठे सभी बाहर आ गए। बाहर आते ही उन्होंने देखा कि एक रोल्स रॉयल उनके दरवाजे के ठीक सामने खड़ी है। कौन आया है? सुरेश जी ने पूछा। वो भी हैरान थे कि कोई उनके घर में ऐसे इतनी गाड़ियों के साथ चला आया है। ये कौन हो सकता है? वो ये सोच ही रहे थे कि उन्होंने देख कि पीछे की गाड़ियों से कुछ बॉडीगार्ड्स बाहर निकल कर आ गए। सुरेश जी और सत्यम ने उन गार्ड्स को देखते ही पहचान लिया। वो दोनों आंखें फाड़े सामने जो हो रहा है वो देख रहे थे। रीना, नताशा और दोनों बच्चे भी हैरानी से सब देख रहे थे कि उनके घर बिन बुलाए कौन से मेहमान आ गए। तभी एक गार्ड ने दिव्यांश के साइड का दरवाजा खोला। दिव्यांश के बाहर आते ही सब उसे हैरानी से देखने लगे। किसी को भी इस बात की उम्मीद नहीं थी कि दिव्यांश कभी यहाँ आ सकता है। दिव्यांश अपने कॉल चेहरे और एक्सप्रेशन लेस आंखों से सभी को देख रहा था। उसने सभी पर एक नज़र डाली और नताशा को देखने लगा। तभी उसे कुछ सुनाई दिया, डेड। दिव्यांश को देखते ही अंशु से मुंह से ये शब्द धीरे से निकल गए। दिव्यांश को भी अंशु की आवाज़ सुनाई दे गई थी। जब उसने अंशु के चेहरे को देखा तो उसके एक्सप्रेशन नरम पड़ गए। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। नताशा ने जब दिव्यांश को अंशु की तरफ बढ़ते देखा तो वो उसके सामने जाकर खड़ी होगी। नताशा को लगा दिव्यांश अंशु को उससे दूर ना ले जाए, और उसका ये डर सही भी था। इसीलिए तो दिव्यांश यहाँ आया था, अपने बच्चों को ले जाने। नताशा को देखते ही दिव्यांश की आंखें आग उगलने लगी। वो नफरत और गुस्से से नताशा को देखने लगा। जब दिव्यांश को ये पता चल गया था कि उसके और 2 बच्चे हैं, तब दिव्यांश को एक अलग खुशी का एहसास हुआ था।
लेकिन नताशा के उन दोनों को उससे छुपा कर रखने के बारे में सोचकर उसे नताशा पर गुस्सा आने लगा था। दिव्यांश को यकीन नहीं हो रहा था कि नताशा ने उससे उसके दोनों बच्चों के बारे में छुपा कर रखा है। वो ये जानना चाहता था कि नताशा ने ऐसा क्यों किया। अगर निशांत उसे नहीं मिलता तो क्या तब भी नताशा उससे उसके तीनों बच्चों का सच छुपा कर रखती। दिव्यांश इन्हीं सब चीजों के बारे में सोच रहा था। नताशा को सामने देखकर दिव्यांश ने अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल करते हुए दांत पीस कर कहा, तुमने मेरे दोनों बच्चों को मुझसे छुपाकर ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मिस नताशा भोसले। बोलते हुए उसने नताशा भोसले पर कुछ ज्यादा ही दबाव डाला था। ये बच्चे मेरे हैं ग्रेटर दैन सिर्फ और सिर्फ मेरे ग्रेटर दैन। नताशा ने भी उसी टशन में दिव्यांश के आंखों में आंखें डाल जवाब दिया। नताशा के आंखों में भी नाराजगी और गुस्सा था। नताशा का जवाब सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर तेजी स्माइल आ गई। वो नताशा के चेहरे के ओर करीब झुकते हुए धीमे लफ्जों में बोला, बच्चे तुमने अकेले मिलकर पैदा नहीं किए हैं। इसमें मेरा भी उतना ही कंट्रीब्यूशन है जितना तुम्हारा। इस सिचुएशन में भी ये आदमी इस बड़ी ही घटिया बात करने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। दिव्यांश की इस बात को सुनकर नताशा का गुस्सा और बढ़ गया। फिर दिव्यांश नताशा से थोड़ा दूर होकर थोड़ी तेज आवाज में बोला, तुमने पहले ही एक गलती कर ली है। मेरे बच्चों को इतने साल तक मुझसे दूर रखने की गलती। अब मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे। ये कहकर दिव्यांश ने अपने गार्ड को हाथ से कुछ इशारा किया। उसका इशारा समझते ही सभी गार्ड सुरेश जी, रीमा जी और सत्यम के आजू बाजू जाकर खड़े हो गए। एक गार्ड दिव्य के पास जाकर भी खड़ा हो गया। दिव्य ने सिर उठाकर उस गार्ड को देखा। वो गार्ड भी आंखों में जरा से हैरानी के साथ उसे देख रहा था। दिव्य उसकी आंखों को देख ये समझ गया कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहा है। निशांत और दिव्य दोनों भी दिखने में एक जैसे ही तो थे। किसी को भी उन दोनों को देखकर हैरानी होना नॉर्मल बात है, और दिव्य लगभग इसका आदी हो चुका था। दिव्यांश ने एक हाथ से नताशा को साइड किया और ओके पीछे खड़ी अंशु को अपने गोद में उठा लिया। अंशु दिव्यांश को हे देख रही थी। उसके पापा ने आज पहली बार उसे गोद में उठाया था। वो इस बात से बहुत खुश। ये खुशी उसके चेहरे से साफ साफ झलक रही थी। दिव्यांश भी उसे देख मुस्कुरा रहा था। तुम पहले से ही जानते थे कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, है ना? ये सुनते ही अंशु की आंखें झुक गई और उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। वो कर ही क्या सकती थी? वो अपने डैड से झूठ कैसे बोल सकती है? वो इस बात को झुकला नहीं सकती थी कि उसने जानबूझकर दिव्यांश से ये सच्चाई छुपा कर रखी थी, लेकिन वो भी मजबूर थी। उसने अपने मॉम से प्रॉमिस किया था कि वो दिव्यांश को ये कभी नहीं बताएगी कि वो उसकी बेटी है। क्या तुम अपने डैडी के साथ चलोगी? अंशु की हाँ सुनते ही दिव्यांश ने उससे पूछ लिया। चैप्टर 51 बिग व्हीलर। क्या तुम अपने डैडी के साथ चलोगी? दिव्यांश का ये सवाल सुनकर अंशु को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। अंशु अपने मॉम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो अपने डैड के साथ भी रहना चाहती थी। उसने पहले अपने मॉम को देखा, फिर दिव्य की तरफ। दिव्य भी उसे ही देख रहा था। अंशु के नजरों का पीछा करते हुए दिव्यांश की भी नजर दिव्य की तरफ गई। दिव्य को देखते ही दिव्यांश को थोड़ा अजीब फील होने लगा। भले ही दिव्य दिखने में निशांत जैसा हो, लेकिन कुछ तो अलग था उसकी आंखों में, उसके चेहरे में। नताशा अंशु को दिव्यांश के गोद से लेने से जैसे ही आगे बढ़ी, किसी ने उसे रोक दिया। मिस नताशा। आवाज सुनते ही नताशा ने उस तरफ देखा जहां एक वकील लॉयर हाथ में एक फाइल पकड़े खड़ा था। नताशा उसे आंखें बड़ी करके देखने लगी। तब उस वकील ने बोला, देखिए मिस, आपने पहले ही मिस्टर भोसले को धोखा देकर भाग गई थी, और साथ ही आपने उनके बच्चों को भी उनसे इतने 7 साल तक छुपा कर रखा। इस वजह से चाहे तो मिस्टर भोसले आप पर कोर्ट में केस कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने आपके सामने कुछ कंडीशन रखे हैं जो इस फाइल में कॉन्ट्रैक्ट पे लिखी। आप इसे अच्छे से पढ़े, बाद में ही अपना डिसीजन ले। ये कहते हुए उसने नताशा के सामने एक एक फाइल बढ़ा दी। नताशा उस फाइल को ही देखती रही। तब तक दिव्यांश अंशु को गोद में उठाकर दिव्य के पास चला गया और उसके सामने जाकर अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, लेट्स गो। दिव्यांश की आवाज इस समय काफी सॉफ्ट थी। वो बड़े प्यार से दिव्य को देख रहा था। हमेशा एक्सप्रेशन लेस रहने वाले चेहरे पर इस वक्त अंशु और दिव्य को देखकर वैसी ही खुशी थी जो निशांत के साथ रहते हुए उसके चेहरे पर बनी रहती थी। दिव्य ने एक बार दिव्यांश को देखा, फिर उसके हाथ को,
दिव्या ने कुछ सोचकर दिव्यांश का हाथ पकड़ लिया। दिव्या को अपना हाथ देते ही दिव्यांश को एक अलग सी खुशी महसूस हुई। दिव्यांश दोनों बच्चों को लेकर अपने कार की तरफ जा रहा था। उन्हें जाता देख नताशा आगे बढ़ी। तब फिर से लॉयर ने उसे टोकते हुए कहा, आप मिस्टर भोसले को अपने बच्चों को ले जाते हुए नहीं रोक सकते। और साथ ही कुछ गार्ड्स नताशा के सामने आकर खड़े हो गए। नताशा ने ये पहले भी कई बार सोचा था कि जब दिव्यांश को अंशु और दिव्या के बारे में पता चलेगा तो ऐसा हो सकता है, लेकिन वो दिन इतनी जल्दी आ जाएगा ये उसने कभी नहीं सोचा था। नताशा को लगा उसके बच्चे उसके साथ ही रहने की जिद करेंगे, लेकिन उन दोनों को जाते देख नताशा की उम्मीद टूट रही थी। नताशा के आंखों में आंसू थे, नमी उसके आंखों में उतर आई थी। दिव्यांश के धोखे के बाद उसके बच्चे ही उसके जीने की एक वजह थे। वो अंशु और दिव्या को दिव्यांश के साथ जाते हुए देखती रह गई। अंशु ने जब नताशा को पीछे पलट कर देखा तो वो बोली, मॉम हमारे साथ नहीं आ रही। तब दिव्यांश बोला, डोंट वरी, वो जल्द ही आ जाएगी। दिव्या चलते हुए बीच में ही रुक गया। दिव्या को रुकता देख नताशा को उम्मीद मिली कि वो वापस आएगा। दिव्यांश भी उसे रुकता देख रुक गया और उसे देखने लगा। दिव्या पीछे मुड़ा और नताशा की तरफ देखते हुए बोला, मॉम वी आर वेटिंग। ये कहकर दिव्या कार में जाकर बैठ गया। दिव्या ने इस बारे में पहले ही सोच रखा था कि अगर उसके मॉम डैड साथ में रहेंगे तो उनके बीच में क्रिएट जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर हो सकती है। लेकिन दिव्या को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे अपने माँ पापा को एक साथ एक घर में रखे। आज जब दिव्यांश उन्हें लेने आया तब दिव्या को लगा यही सही मौका है। जब वो और अंशु दिव्यांश के साथ जाएंगे तो नताशा भी जरूर उनके पीछे पीछे जरूर चली आएगी। यही सोचकर दिव्या दिव्यांश के साथ जाने के लिए तैयार हो गया। पूरे रास्ते दिव्या यही सब सोच रहा था। उसके बगल में बैठी अंशु दिव्यांश के गोद में बैठी उससे बातें कर रही थी। दिव्यांश भी मुस्कुराते हुए उसे सारे जवाब दे रहा था। 2 बार ही दिव्यांश अंशु से मिला था। उसे तब अंशु से एक अलग एहसास होता था। अब उसे पता चला कि ऐसा क्यों था। दिव्यांश बार बार दिव्या की तरफ भी देख रहा था, जो शांति से बाहर के पीछे छुट्टी सड़कों को देख रहा था। दिव्या दिव्यांश से नाराज था। उसे दिव्यांश का मॉम के साथ ऐसे बात करना और उनके सामने उन दोनों को ऐसे उठा के ले जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। ये भी सच था अगर दिव्या खुद से दिव्यांश के साथ जाने के लिए रेडी नहीं होता तो वो जबरदस्ती भी कर सकता था। इतने सारे बॉडी गार्ड्स को देखकर ये अंदाज लगाना नॉर्मल था। अंशु और दिव्या को देखकर दिव्यांश के मन में एक खुशी और गर्माहट पैदा हो गई थी और एक डर भी था कि दिव्या को देखकर निशांत का क्या रिएक्शन होगा। जब वो दिव्यांश के विला के गेट के अंदर एंटर हुए तो अंशु अपनी आंखें बड़ी कर बाहर की लाइटिंग चाकाचौंध को देख रही थी। उस कॉलोनी में दिव्यांश का विला सबसे बड़ा और आलीशान था। दिव्या पहले ही ये सब देख चुका था, इस वजह से उसे कोई हैरानी नहीं हुई। अंशु उस घर की खूबसूरती को देखती ही रह गई। दिव्यांश का विला काफी बड़ा था और आलीशान भी। मुंबई के एक पोश इलाके में ये घर बना था। उस कॉलोनी में आसपास और भी विलाज थे। दिव्यांश का विला उन सब में सबसे बड़ा था। दिव्यांश के विला के बाहर सिक्योरिटी भी बहुत सख्त थी। हर तरफ थोड़ी थोड़ी दूरी पर गार्ड तैनात थे। किसी का भी उनके घर में विदाउट परमिशन एंटर होना इम्पॉसिबल है। घर में निशांत लिविंग हॉल में बैठकर दिव्यांश का इंतजार कर रहा था। उसे ये पहले ही पता चल गया था कि आज दिव्या और अंशु भी घर आने वाले हैं। घर के सभी स्टाफ में भी ये खबर फैल गई थी कि दिव्यांश के और 2 बच्चे आज उसके साथ घर आने वाले हैं। सबको ये लग रहा था कि दिव्यांश अपने जिस 2 बच्चों को लाने वाला है वो उसके नजायज बच्चे होंगे, इसीलिए तो वो दोनों इतने सालों बाद आए हैं। सबको निशांत की चिंता होने लगी। क्या दिव्यांश के नजायज बेटे और निशांत के बीच में कभी अच्छे रिश्ते बनेंगे? कुछ भी वो हम सब अपने निशांत बाबा लिटिल मास्टर का ही साथ देंगे। भले ही निशांत घर में किसी से बात नहीं करता था और जब भी करता जरा सी बदतमीजी उसकी बातों में होती थी, लेकिन फिर भी वो दिव्यांश का जायज बेटा था जिसे फैमिली में सब पहचानते थे। उसकी भी एक पोजीशन थी और आगे चल के दिव्यांश का सब कुछ उसके जायज बेटे को ही मिलेगा। दिव्यांश का कोई भी दूसरा नाजायज बेटा उसकी पोजीशन को नहीं हिला सकता। सबके मन में इसी तरह के सवाल थे। लिटिल मास्टर सर आ गए और उनके साथ दोनों बच्चे भी। दिव्यांश के आते ही एक स्टाफ निशांत को इन्फॉर्म करने अंदर आया।
उसके मन में भी यही था कि वो दोनों भाई बहन मिलकर निशांत के साथ कुछ ना कर दे, और शायद निशांत भी उन दोनों बच्चों से मन ही मन नफरत कर रहा हो। लेकिन निशांत के मन में कुछ अलग ही था। असल में वो बहुत खुश था। अपने हे भाई और बहन से उसे कैसी ही नफरत और जलन हो सकती है। जो उसका है वो उन दोनों का भी तो है, और जो उन दोनों का है वो उसका भी तो है। तीनों के मॉम डैड एक ही है, तो नफरत की बात ही बीच में नहीं आती। दिव्यांश को अंशु और दिव्य के साथ घर के अंदर आता देख निशांत अपने जगह से खड़ा हो गया। घर के सभी स्टाफ भी लिविंग हॉल में मौजूद थे। वो सब भी अपने बॉस के दोनों बच्चों को देखना चाहते थे। लिविंग एरिया बहुत ज्यादा बड़ा था। वहां एक वक्त में 100 से भी ज्यादा लोग खड़े रह सकते थे। इतना बड़ा हॉल के बीचों बीच और घर के अंदर आने वाले रास्ते के ठीक सामने सोफा सेट लगा हुआ था, जहां निशांत बैठे उनका इंतजार कर रहा था। पीछे की तरफ कव राउंड स्टेयर्स थे जो ऊपर की तरफ जाते थे। एक साइड लिफ्ट भी मौजूद थी, जिसका इस्तेमाल सिर्फ निशांत और दिव्यांश ही करते थे, वो भी कभी कभार। दाई और ओपन किचन था, और बाहर की तरफ बड़ा सा डाइनिंग टेबल रखा हुआ था, और बाएं तरफ कुछ कमरे थे, और बाहर गार्डन की तरफ जाने का रास्ता। वहां 2-3 बड़े पिलर भी थे जहां इस समय होम स्टाफ खड़े थे। निशांत को खड़े होते देख सबको लग रहा था कि वो उन तीनों को देखकर कुछ कहेगा। निशांत चलते हुए आगे बढ़ा, तब तक दिव्यांश भी अंशु और दिव्य के साथ तीनों सोफे के पास आ गए थे। चैप्टर 52 वेलकम होम। घर में आते ही दिव्यांश की नज़र सामने बैठे निशांत की तरफ गई। उसके गोद में अभी भी अंशु थी और दिव्य उसके बगल में खड़े चल रहा था। दिव्य ने अपने चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वो नहीं चाहता था कि और लोगों को उसके और निशांत के सेम होने के बारे में पता चले। कार में ही उसने अपने मास्क को लगा लिया था। दिव्यांश ने भी उसे ऐसा करते देख कुछ नहीं कहा, लेकिन उसे ये बात थोड़ी अजीब और अटपटी जरूर लगी। निशांत को देखते ही दिव्य दिव्यांश के आगे चला गया। दिव्य और निशांत आमने सामने थे। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। पीछे खड़ा दिव्यांश और घर के स्टाफ की नज़र भी उन दोनों पर ही थी। दूर से देख रहे स्टाफ भी ये सोच रहे थे कि उस बच्चे ने मास्क क्यों पहना है। दिव्य को देखकर निशांत के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो बोला, वेलकम होम ब्रदर। निशांत की बात सुन घर के कुछ मेज बेहोश ही होने वाले थे, क्योंकि किसी ने भी निशांत को इतने सालों तक मुस्कुराते हुए नहीं देखा, और यहाँ उनका लिटिल मास्टर मुस्कुराते हुए अपने सौतेले भाई का स्वागत कर रहा था। पीछे खड़ा दिव्यांश भी थोड़ा चौंका हुआ था। 2 घंटे पहले दिव्यांश ने खुद निशांत को फोन करके उसके और 2 जुड़वा भाई और बहन के बारे में बताया था, क्योंकि आगे चल के कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। उसे नहीं पता था कि निशांत कितनी जल्दी उन दोनों को एक्सेप्ट कर लेगा और उनसे बातें भी करने लगेगा। दिव्यांश ने तब ये भी बताया था कि उसका जुड़वा भाई उसी की तरह दिखता है। तब भी निशांत ने उससे कुछ नहीं कहा और फोन रख दिया था। उसके आवाज में कोई भी हैरानी दिव्यांश ने नहीं सुनी थी। उसे लगा कि शायद निशांत नाराज हो गया है और उसे अपने भाई बहन के साथ घुलने मिलने में वक्त लगेगा। तीनों बच्चे जल्द ही आपस में घुल मिल गए। निशांत भी अंशु और दिव्य से मिलकर खुश था। ये खुशी उसके चेहरे पर भी नजर आ रही थी। हमेशा खड़ूस और शांत रहने वाला उसका बेटा मुस्कुरा रहा था। ये बात दिव्यांश के लिए भी थोड़ी शॉकिंग थी, लेकिन उसे अपने तीनों बच्चों को साथ में देखकर काफी खुशी मिल रही थी। बस अब एक ही इंसान की कमी रह गई थी। रात में सोते वक्त अंशु दिव्यांश के साथ ही उसके रूम में सोने चली गई। दिव्यांश ने दिव्य को निशांत के साथ सोने के लिए कह दिया था। निशांत ने भी इस बात के लिए मना नहीं किया। रात काफी हो चुकी थी। दिव्यांश ने अंशु को फ्रेश कराकर अपना शर्ट पहना दिया था। आज के लिए तुम यही पहनो, कल मैं मेड से कहकर तुम्हारे लिए नए कपड़े लाने को कह दूंगा। ओके प्रिंसेस। दिव्यांश का शर्ट अंशु के घुटनों के काफी नीचे तक आ रहा था, और उस शर्ट की बाजुएं अंशु के छोटे से हाथ के 2 गुना ज्यादा बड़ी थी। दिव्यांश का शर्ट पहन के अंशु बहुत खुश थी। वो खुशी से इधर उधर झूम रही थी और वो अपने हाथ फैलाकर गोल गोल घूम रही थी। दिव्यांश उसे ऐसे खुश देखकर मुस्कुरा दिया और खुद भी फ्रेश होने वॉशरूम में चला गया। निशांत के कमरे में निशांत ने दिव्य को अपना नाइट ड्रेस दे दिया। दोनों का बॉडी साइज भी एक होने से निशांत का नाइट सूट दिव्य को आराम से बैठ गया। दिव्य के रेडी होते ही निशांत ने उससे पूछा, मॉम कल आएगी?
दिव्या ने अपना मास्क कमरे में आते ही निकल दिया था। निशांत का सवाल सुनकर उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दिया। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि उसकी मॉम उसके और अंशु के बगैर एक दिन भी रह नहीं सकती, और उसने कुछ समय पहले ही उसे मैसेज कर सब बता दिया था। फ्रेश होने के बाद निशांत और दिव्या बेड की तरफ देखाने लगे, फिर एक दूसरे को देखने लगे। दोनों को भी बेड पर अकेले सोने की आदत थी, लेकिन आज उन दोनों को ये बेड शेयर करना था। दूसरी तरफ देशमुख विला में नताशा अपने कमरे में बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी। तभी उसके फोन की मैसेज ट्यून उसे सुनाई दी। जब उसने मैसेज पढ़ा तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान छा गई। नताशा के चेहरे पर दुख परेशानी के कोई भाव नहीं थे। उसे मैसेज दिव्या का आया था, जिसमें उसने कहा था कि वो तीनों उसका वेट कर रहे हैं और नताशा आराम से घर के अंदर आ सकती है। नताशा अपने बेटे को अच्छे से जानती थी, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसे परेशानी हो। अगर दिव्या ने दिव्यांश के साथ जाने का फैसला कर लिया है तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह होगी, नहीं तो वो उसे ऐसे नाराज नहीं करता। नताशा को भी लगा कि अब वो बड़े आसानी से दिव्यांश के विला में जा सकती है, वो अपने बड़े बेटे से मिल सकती है। जब से नताशा इंडिया आई थी तब से वो निशांत से मिलना चाहती थी, उसको देखना बात करना चाहती थी, लेकिन दिव्यांश के विला की टाइट सिक्योरिटी की वजह से वो कभी ऐसा ना कर सकी। अपने बेटे से मिलने के लिए नताशा को खुद को एक्सपोज करना ही पड़ा। नताशा ने अपने साइड में रखी उस फाइल को देखा और उसे उठाकर रूम के एक कोने में गुस्से से फेंक दिया। फाइल में एक अग्रीमेंट था जिस पर लिखा था कि वो दिव्यांश से डिवोर्स लेना चाहती है तो वो ऐसा कर सकती हैं, लेकिन उसे अपने तीनों बच्चों की कस्टडी नहीं मिल सकती। नताशा को अगर बच्चों के साथ रहना है तो उसे दिव्यांश के वाइफ बनकर ही रहना होगा। वो दोनों अभी भी मैरिड थे, उन दोनों के बीच डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं था। नताशा ने सोचा कि डिवोर्स के बाद वो चाहे तो तीनों बच्चों को अपने साथ रख सकती हैं। अगर तीनों बच्चे उनके डैड के साथ नहीं अपने मॉम के साथ रहने के लिए राजी हो गए तो। रात भर नताशा ने इस बारे में ही सोचती रही, और कब उसकी नींद लग गई ये उसे भी पता ही नहीं चला। चैप्टर 53। नताशा एट होम। सुबह होते होते ये खबर भोसले फैमिली के हर एक सदस्य तक पहुंच गई थी। जंगल में लगी आग की तरह इस खबर को फैलते देर नहीं लगी। जो भी इस खबर को सुन रहा था वो सब इस बात से हैरान थे कि लड़कियों से दूर रहने वाला दिव्यांश, जो सिर्फ अपने काम को इम्पोर्टेंट देता था, उसके दो नाजायज बच्चे भी हैं। दिव्यांश को इतना वक्त मिला कैसे? क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल बोरिंग इंसान और वर्कोहोलिक हैं। दिव्यांश की यही पहचान भोसले फैमिली में बनी हुई थी। जब ये खबर भोसले हवेली तक पहुंची तब दादाजी और सविता जी भी इस खबर को सुनकर काफी हैरान थे। हमने कभी सोचा नहीं था कि दिव्यांश ऐसे दो बच्चों को अपने बच्चे कहकर घर लेकर आएगा। आपने सही कहा पापा, मुझे तो निशु की चिंता हो रही है। ये खबर सुनकर उस पर क्या असर हुआ होगा। हो बहू, हमें भी अपने परपोते की काफी फिक्र है। हमें ये भी देखना होगा कि उन दो बच्चों की माँ कौन है। ऐसा ना हो कि आगे चल के दिव्यांश उस औरत से शादी कर ले और निशु बेटा अकेला का ही रह जाए। जी पापा, मैं जल्द ही उन दो बच्चों से और उनकी माँ से मिलने मुंबई चली जाऊंगी। और हम तो दिव्यांश के शादी के लिए लड़की ढूंढ रहे थे। अब ये खबर सुन के कि दिव्यांश के एक नहीं तीन बच्चे हैं, कौन करेगा उससे शादी? अब शादी होना तो मुश्किल है। वो लड़की जिसे निशु बेटा ने पसंद किया था, उनके घर में भी माफी के साथ ये खबर पहुंचा दो। हम उन्हें आगे उम्मीद नहीं दे सकते। नाक कटने से बेहतर उसे पहले ही बच्चा लेने में ही समझदारी है। जी पापा, सविता की ने भी दादाजी के बात पर हामी भरी। बाद में दादाजी अपने कमरे में चले गए। किसी और जगह जब बुआ जी को इस बात की खबर मिली कि दिव्यांश ने घर पर उसके दो नायाज बच्चे लेकर आया है, वो ये खबर सुनकर बहुत खुश हो गई और जोर जोर से हंसते हुए बोली, हाँ 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 हाँ, अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। घर में कालिश करने की सीढ़ी दिव्यांश ने खुद लगाई है। अब इस घर को धधकते देखने के लिए बस अब चिंगारी लगाने की देर है। आग अपने आप पकड़ लेगी। हाँ 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 हाँ, ग्रेटर दैन। सुबह के 8:30 बजे थे। दिव्यांश और तीनों बच्चों के साथ डाइनिंग टेबल पे बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। दिव्या ने फिर से मास्क पहना हुआ था। ये मास्क कुछ इस प्रकार था कि उसके माथे से नाक तक पूरा चेहरा ढका हुआ था। उसकी दाई साइड भी थोड़ी तक ढकी हुई थी।
अब उसका मुंह और बे साइड का आधा चेहरा ही दिख रहा था। कल रात तुम्हें अच्छे से नींद आए? दिव्यांश ने दिव्य की तरफ देखते हुए पूछा। दिव्यांश की बात सुनते ही दिव्य और निशांत एक दूसरे को देखने लगे। यस डैड, मैं अच्छे से सोया, दिव्य ने हाँ में सर हिलाते हुए जवाब दिया। तुम दोनों इतने सालों बाद यहाँ आए हो, तुम अपने डैड से जो चाहे वो मांग सकते हो, दिव्यांश ने अंशु और दिव्य की तरफ देखते हुए कहा। तब अंशु बोली, डैड मुझे मम्मा चाहिए, वो कब आएगी? जल्द ही तुम्हारी मम्मा आ जाएगी, अंशु, कहते हुए दिव्यांश ने अंशु के गाल को हल्के से खींचा। और तुम्हें? दिव्य की तरफ देखते हुए दिव्यांश ने आगे पूछा। दिव्य कुछ सोचने लगा, फिर वो बोला, मैं शाम को आपको बता दूंगा कि मुझे क्या चाहिए। इस बात पर दिव्यांश ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। दिव्य और अंशु को देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो इतने सालों बाद पहली बार अपने डेट की बात कर रहे हो। उनकी बातों से ये साफ था कि वो दोनों अपने डेट के बारे में बहुत कुछ जानते थे। वो ये भी जानते थे कि उनके डेट के पास बहुत पेस है और उन्हें कुछ भी मांगने से कोई हिचकिचाहट नहीं थी। तभी घर का एक स्टाफ दिव्यांश के पास आए और झुककर उसके कानों में कुछ कहा। उस स्टाफ की बात सुनकर दिव्यांश ने हाँ में अपना सर हिला दिया और वो स्टाफ वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद ही चारों ओर हिल के टक टक की आवाज गूंजने लगी। होम वर्कर स्टाफ भी ये देखने बाहर आ गए कि वो औरत कैसी दिखती है, जो उनके बॉस के नाजायज बच्चों की माँ है। उन्हें भी अंदर तक ये खबर मिल गई थी कि वो औरत आ गई है। नताशा ने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थे, जीन्स, क्रॉप टॉप, लॉन्ग शर्ट, हाई हिल, कानों में बड़े इयररिंग्स, एक हाथ में वॉच और दूसरे हाथ में सिंपल सा ब्रेसलेट और चेहरे पर हल्का सा मेकअप, सभी ब्रांडेड। उसे देखकर ये लग ही नहीं रहा था कि उसे किसी बात का जरा सा भी दुख हो। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ साफ झलक रहा था। नताशा वो 7 साल पहली नताशा नहीं थी, जिसे सादगी और अकेला रहना ज्यादा पसंद था। उस वक्त वो थोड़ी बचाकानी थी। आज की नताशा बोल्ड थी, जिसे पता है कब किसके साथ कैसा बिहेव करना है और कैसा एटीट्यूड रखना है। इन 7 सालों में नताशा के लुक में भी काफी बदलाव आ गया था। 7 साल पहले उसके फेस में इतनी मैच्योरिटी नहीं झलकती थी। अब नताशा के फीचर्स काफी शार्प और क्लीन थे और ऊपर से हल्का सा मेकअप उसे और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। नताशा की फिगर भी बहुत सेक्सी थी, किसी भी लड़के की नज़र उससे हटे ये बामुश्किल था। बात की एक बात 7 साल पहले की नताशा और आज की नताशा में कंपेयर किया जाए तो डिफरेंस साफ साफ नजर आ रहा था। और जो भी नताशा को अच्छे से नहीं जानता उसके लिए उसे पहचानना मुश्किल है। यही हाल घर के स्टाफ का था, उन्होंने नताशा को नहीं पहचाना। घर में वैसे भी लगभग सभी स्टाफ नए थे जिन्होंने कभी भी नताशा को नहीं देखा था, और जो पुराने थे वो भी उसे पहचानने में असमर्थ थे। तो ये सोचने की बात है दिव्यांश ने उसे एक नज़र में ही कैसे पहचान लिया, और रोनित ने भी। तो मैं आप सभी को बता दूं, दिव्यांश उसका पति था। उसने उसे छुआ था, महसूस किया था, तो उसके लिए तो नताशा को पहचानना कोई मुश्किल बात नहीं थी। और रही रोनित की बात, तो पहले उसे लगा था कि वो कोई और है या कोई भूत। उसे कंफर्म तो दिव्यांश ने ही किया था। ग्रिन ग्रिन ग्रिन, कोल्ड स्वेट स्माइल। मुझे लगता है मुझे बैक जाकर रोनित की फीलिंग को थोड़ा बदलना चाहिए। कोल्ड स्वेट स्माइल। नताशा के अंदर आते ही दिव्यांश अपनी जगह से उठा और नताशा के पास चलकर उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वेलकम होम वाइफी, तो क्या डिसीजन लिया है तुमने? दिव्यांश के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी, जैसे उसने जो सोचा वही हो रहा है। नताशा को उसकी मुस्कान देखकर चीड़ मच रही थी, वो साफ साफ उसे चीढ़ा रहा था। नताशा ने गुस्से से दिव्यांश के कॉलर को पकड़ा और उसे पास खींचते हुए बोली, दिव्यांश, ये समझने की गलती मत करना कि मैं तुम्हारे लिए ये हूँ। मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए यहाँ हूँ। बच्चे भी तो मेरे ही हैं, दिव्यांश ने अपने मन में ही सोचा। होम स्टाफ ये सब देखकर हैरान हो गए। आज तक किसी में भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो उनके बॉस को छू भी सके। उन्हें अपने आंखों पर भरोसा भी नहीं हो रहा था कि कोई लड़की इतनी बदतमीजी के साथ उनके सर के कॉलर को पकड़कर। चैप्टर 54, यू आर माई मॉम। नताशा के पीछे खड़े तीनों बच्चे अपनी मॉम को गुस्से में देख रहे थे। अंशु उन दोनों को लड़ते देख उदास थी, वही दिव्य नताशा को दिव्यांश का कॉलर पकड़ते देख मुस्कुरा रहा था, और निशांत के चेहरे पर हैरानी और थोड़ा गुस्सा था। भले ही वो अपने मॉम डैड को साथ लाना चाहता था,
लेकिन उसके डैड के साथ कोई इस तरह बदतमीजी करे ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। दिव्या खुश इसलिए था कि वो नहीं चाहता कि उसके डैड मॉम को दबा कर रखे। मॉम, अंशु ने नताशा को पुकारा। अंशु की आवाज सुनकर नताशा ने दिव्यांश की कॉलर को छोड़ दिया। तीनों बच्चे उन दोनों के पास आ गए। निशांत दिव्यांश के बगल में खड़ा हुआ। उसके सामने दिव्या नताशा के बगल में और अंशु दोनों के बीच में खड़े रहकर नताशा और दिव्या को देख रही थी। तीनों बच्चों को देखकर नताशा को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे बच्चों के सामने दिव्यांश के साथ नहीं झगड़ना चाहिए, इससे उसकी इमेज बच्चों के सामने गिर सकती है, बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है। क्या दिव्यांश जानबूझकर उसे बच्चों के सामने बुरा बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि तीनों बच्चे उसके साथ ही रहे? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकती। मुझे बच्चों के सामने अच्छी मॉम बनकर साबित करना होगा, फिर ये बच्चे डिवोर्स के बाद उसके साथ आ सकते हैं। नताशा दिव्यांश के घर ये सोच कर आई थी कि वो दिव्यांश को बच्चों के सामने बुरा साबित करेगी। नताशा ने निशांत को देखा जो उसे हे देख रहा था। उसकी आंखों में थोड़ी सी नाराजगी थी। नताशा को ये बात थोड़ी खटक गई। वो कितने दिनों बाद फिर से अपने बड़े बेटे से मिल रही है। वो उसके सामने घुटनों के बल बैठी और बोली, बेटू, क्या आप मुझे जानते हैं? उसे इस बात की चिंता सता रही थी कि निशांत उसके साथ कैसा बिहेव करेगा। इतने सालों बाद मिलने पर जब वो अपनी मॉम को देखेगा तो वो उसे एक्सेप्ट करेगा या नहीं, पता नहीं दिव्यांश ने उसके बारे में क्या बताया होगा। नताशा का सवाल सुनकर निशांत ने हाँ में सर हिला दिया और बोला, हाँ, आप मेरी मम्मी हो। निशांत भी ये जानता था कि उसके मॉम उसके डैड से नफरत करती हैं, और डैड भी, नहीं तो इतने सालों तक वो उससे अपनी मॉम के बारे में कुछ नहीं छुपाते। क्या तुम अपने मॉम को खुद को हक करने दे सकते हो? निशांत की बात सुन नताशा इमोशनल हो चुकी थी। वो अपने बड़े बेटे को गले लगना चाहती थी। निशांत के हाँ में सर हिलाते ही नताशा ने उसे कसकर गले लगा लिया। क्या हमने कभी सोचा नहीं था ये औरत और उसके बच्चे इतने शातिर और चालक होंगे। एक ही दिन में उन्होंने हमारे लिटिल मास्टर पर ऐसा जादू चलाया है कि जो बच्चा हमेशा अपने कमरे में हमेशा चुपचाप बैठा रहता है वो कल से उन्हें शौक पे शौक दिए जा रहा है। जब दिव्यांश ने घर के नौकरों को अपना काम छोड़कर ऐसे खड़ा देखा तो उसने उनकी तरफ आंखें बड़ी करके घुर के देखा। दिव्यांश के एक नज़र देखते ही सभी महज तितर बितर हो गए। दिव्यांश भी हैरान था, उसका खामोश बेटा एक पल में ही अपने मॉम को देखकर इतना कैसे बदल गया। उसकी हरकतें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो पहले से ही नताशा को अच्छे से जानता है। उस दिन नताशा ने ऑफिस से 1-2 दिन की छुट्टी ली थी और उसे वो आसानी से मिल भी गई। दिव्यांश भी आज घर में ही था और घर से ही सब वॉक हैंडल कर रहा था। नताशा दिन भर तीनों बच्चों के साथ रही। नताशा बच्चों के साथ ही बच्ची बन जाती थी। प्ले एरिया में वो और अंशु उछल कूद कर रहे थे। नताशा आगे भाग रही थी, वही अंशु पीछे से उसे पकड़ रही थी। घर के सभी नौकर अपने अपने काम में लगे हुए थे, वहां कोई नहीं था। निशांत तो अपनी मॉम के बच्चों वाली हरकतें देखकर हैरान था। एक चॉकलेट के लिए वो अंशु से लड़ रही थी। क्या मॉम पहले से ही ऐस बड़ी ही थी? निशांत ने पूछा। दोनों भाई कुछ दूरी पर अपने मॉम और बहन को खेलते हुए देख रहे थे। दिव्या बोला, कभी कभी मॉम की हरकतें इससे भी ज्यादा बचाकानी हो जाती हैं। वो कभी कभी छोटी छोटी चीजों पर गुस्सा हो जाती हैं, तब मुझे और अंशु को ही उन्हें मनाना पड़ता था। एक बार तो मॉम ने सोते समय हम दोनों के चेहरे पर मार्कस से ड्राइंग बना दिए थे। हमें कार्टून बना दिया था। जब सुबह होकर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो डर गए और तब मॉम खेल खिलाकर हम पर हंस रही थी। मतलब हमारी मॉम बहुत ज्यादा शैतान है, निशांत ने कहा। दिव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। वही उनके पीछे खड़ा दिव्यांश दोनों भाइयों की बातें सुन रहा था। उनकी बात सुनकर जब उसने नताशा को देखा तो देखता ही रह गया। नताशा के चेहरे पर खिलती वो मुस्कान बहुत प्यारी लग रही थी। दिव्यांश को याद नहीं था कि कब आखिरी बार उसने नताशा को इतना खुश देखा था। नताशा की मुस्कान जैसे उसके दिल में बस गई। वो उससे नजरें नहीं हटा पा रहा था। तभी अंशु की नज़र दिव्यांश की तरफ चली गई और वो उसका नाम पुकारते हुए उसकी तरफ भाग आई। दिव्यांश ने उसे गोद में उठा लिया और पूछा, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? वो ऐसे भाग क्यों रही हैं? तब अंशु ने जानबूझकर रुआसी शक्ल बनते हुए कहा, मॉम ने मेरी चॉकलेट ले ली। वो, रो मत दे, तुम्हारे लिए और चॉकलेट ला देंगे।
लेकिन अभी डिनर का वक्त हो गया है, मैं चोकालेस कल ला कर दे दूंगा। दिव्यांश ने सबको डिनर के लिए चलने को कहा। नताशा दिव्यांश को देखकर वहीं रुक गई और अपनी हरकतें बदल ली। डिनर के बाद दिव्य और निशांत अपने कमरे में चले गए। अंशु भी दिव्य के कमरे में चली गई। लिविंग रूम में सिर्फ दिव्यांश और नताशा ही थे। नताशा दिव्यांश को घूरकर देखने लगी और उसने रूखे स्वर से उससे पूछा कि उसका कमरा कहाँ है। चैप्टर 55 यू ऑल्सो एंजॉयड माई किस। डिनर के बाद दिव्य और निशांत अपने कमरे में चले गए। अंशु भी दिव्य के कमरे में चली गई। लिविंग रूम में सिर्फ दिव्यांश और नताशा ही थे। नताशा दिव्यांश को घूरकर देखने लगी और उसने रूखे स्वर से उससे पूछा कि उसका कमरा कहाँ है। तब दिव्यांश ने मुस्कुराते हुए कहा, वाइफ ही एक हस्बैंड और वाइफ एक ही घर में, एक ही कमरे में, एक ही बिस्तर पर, एक साथ ही सोते हैं, तो ऑब्वियसली जो मेरा कमरा है वो तुम्हारा भी कमरा होगा और मेरे बिस्तर पर है तुम्हारी जगह। ये कहते वक्त दिव्यांश एक एक कदम आगे बढ़ाकर नताशा के करीब चला गया था, इतना कि उसने नताशा को कमर से पकड़कर हिलाने से रोक दिया था। दोनों के चेहरे आमने सामने रोहित नजदीक थे, दोनों एक दूसरे की सांस भी महसूस कर सकते थे। नताशा दिव्यांश की इतनी करीबी नहीं सह सकी, उसके गाल तुरंत लाल हो गए। उसे दिव्यांश के बातों से गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन दिव्यांश था है इतना हैंडसम और एट्रैक्टिव, कोई भी लड़की अपनी नियत से फिसल जाए, और उसकी ऐस बड़ी ही सेड्यूसिंग वॉइस, उसका कहना ही क्या। ना चाहते हुए भी नताशा की बॉडी हर बार दिव्यांश के ऐसे छूने से रिएक्ट करती थी। वो नहीं जानती थी कि ऐसा क्या जादू है इस आदमी में कि वो अपनी मदहोश भरी आवाज से ही उसकी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है। नताशा के लाल होते चेहरे को देख दिव्यांश मुस्कुरा दिया। जब दिव्यांश की नज़र नताशा के चेरी डे से पिंक लिप्स पर गई तो उसे उसको किस करने का मन होने लगा। नताशा जानती थी कि उसे खुद को कंट्रोल करना होगा। अगर उसने अपनी कमजोरी दिखा दी तो ये आदमी उसका फायदा जरूर उठा लेगा। देखो दिव्यांश, मैं तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती, ग्रेटर देन में जल्द ही तुम्हें डिवोर्स। दिव्यांश उसके हिलते होठों को देख मदहोश हो रहा था। वो खुद पे और कंट्रोल नहीं रख पाया और उसे किस कर दिया। नताशा की बात उसके मुंह में ही रह गई। हमेशा की तरह ये एक सडन शॉकिंग किस थी। नताशा को समझ नहीं आ रहा था कि दिव्यांश हमेशा उसे ऐसे शौक क्यों देता रहता है। दिव्यांश बहुत ही जेंटल और सॉफ्टली उसे किस कर रहा था। वो किस बहुत ज्यादा इंटेंस और डीप थी। नताशा भी इस किस में खोने से खुद को रोक नहीं पाई। उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था। उसने दिव्यांश को कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दिव्यांश बड़े ही पैशनेट तरीके से उसके निचले और ऊपर के होठों को बारी बारी किस कर रहा था। वही दो मैड्स जो डाइनिंग टेबल साफ करने वहां आए थे, जब उन्होंने अपने बॉस को ऐसे रोमांटिक होते देखा तो वो भी काफी हैरान थे। उनके चेहरे भी लाल हो गए और वो तुरंत वहां से चले गए। साफ सफाई कर रहे सभी स्टाफ तुरंत वहां से भाग गए। उन्होंने कभी भी इस घर में ऐसे माहौल को फेस नहीं किया था, लेकिन वो सभी प्रोफेशनल्स थे। उन सबको पता है अपने मालिक के पर्सनल मोमेंट पर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और उन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि उनके बॉस इतने रोमांटिक भी हो सकते हैं। अब से इस घर में ये सब बार बार होता रहेगा, सबके मन में यही ख्याल था। किस करते हुए दिव्यांश ने नताशा के बंद होठों को बड़े ही आराम से खोला और अपनी जीभ को उसके मुंह के अंदर एंटर कर दिया। वो अपनी जीभ से नताशा के मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। इस हरकत से नताशा तुरंत अपने होश में वापस आ गई। उसने दिव्यांश को जोर से धक्का देकर खुद से दूर किया और एक तमाचा उसके गाल में जड़ दिया। तुमसे कितनी बार कहा है मुझसे दूर रहा करो दिव्यांश। तुम्हारा बार बार मेरे ऐसे करीब आना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। घिन आती है मुझे तुमसे, तुम्हारी छुवन से। उन दोनों के आसपास कोई भी नहीं था। किसी ने भी नताशा को दिव्यांश को थप्पड़ मारते नहीं देखा, नहीं तो बवाल हो जाता। दिव्यांश का चेहरा मुड़ा भी नहीं था। फिर से एक बार थप्पड़ पड़ने से दिव्यांश को भी गुस्सा आ गया, लेकिन उसने हमेशा की तरह अपने गुस्से को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रखा था। उसने नताशा के दो हाथ को पका और दोनों हाथों को पीछे से लोक कर उसे अपने बॉडी के ओर भी करीब कर लिया। ग्रेटर दैन और धीमे आवाज में दांत पिसते हुए गुस्से से बोला, एंजॉय तो तुम भी कर रही थी स्वीट हार्ट, और इतनी ही घिन आती है मेरे छूने से, तो तुम्हारी बॉडी मेरे हर एक टच के साथ इतनी रिएक्ट क्यों करती है? वो मुझे हर बार ऐसे सिग्नल्स क्यों देती है कि मेरा छूना तुम्हें और तुम्हारी बॉडी को अच्छा लगता है? मॉम डैड,
वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि ऊपर से अंशु की पुकारने की आवाज आ गई। जल्दी ऊपर आओ, मुझे नींद आ रही है। अंशु रेलिंग से टिककर नीचे की तरफ देखते हुए नताशा और दिव्यांश को पुकार रही थी। वो जहाँ खड़ी थी वहां से डाइनिंग एरिया नजर नहीं आता था, लेकिन वो जानती थी कि उसके मॉम डैड वही थे, क्योंकि ऊपर से देखने पर उसे लिविंग हॉल में कोई नहीं दिखा। अंशु की आवाज सुनकर दिव्यांश ने नताशा को छोड़ दिया और धीरे से बोला, जो सिर्फ उसे ही सुनाई दे सके, इस थप्पड़ का बदला तो मैं तुमसे लेकर ही रहूंगा। ये कहकर वो वहां से चला गया। नताशा को ना चाहते हुए भी दिव्यांश के पीछे पीछे जाना पड़ा। उसने सुबह जो लगेज लेकर आई थी वो नौकरानियों ने दिव्यांश के कमरे में पहले से ही रखवा दिया था। रूम में आने के बाद नताशा ने देखा अंशु और दिव्यांश पहले ही बेड पर लेटे हुए थे। दिव्यांश बेड के एक साइड पर था। आज वो दिन भर घर पर ही थी। वो इतनी गंदी भी नहीं थी कि उसे नहाने जाना पड़े। वो चुपचाप अंशु के बगल में जाकर लेट गई। मॉम, कल डैड ने मुझे बेड टाइम स्टोरी सुनाई, एक किंग की, जिसका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। वो सच में बहुत बहादुर थे। डैड आज कल की कहानी को कंटिन्यू करने वाले हैं। नताशा के लेटते ही अंशु ने उसे दिव्यांश के कल के बारे में बता दिया। कल का दिन याद आते ही नताशा का मूड खट्टा हो गया। उसने अंशु को देखकर कहा, रात काफी हो गई है और तुमने कहा था कि तुम्हें नींद आ रही है ना? जल्दी से सो जाओ, बची हुई स्टोरी बाद में सुन लेना। चैप्टर 56। डिजायर। अंशु को भी बहुत नींद आ रही थी। आज उसने नताशा के साथ बहुत मस्ती जो की थी। वो नताशा की बात मानकर तुरंत सो गई। नताशा हल्के हाथों से उसे थपथपा रही थी। नताशा ने एक बार भी दिव्यांश की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। वो ये बात अच्छे से जानती थी कि दिव्यांश लगातार बिना पलके झपकाए उसे ही देख रहा है, फिर भी वो उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही थी, जैसे वो यहाँ है ही नहीं। दिव्यांश और नताशा के बीच में अंशु लेटी हुई थी। आज दिव्यांश का खुद से किया हुआ वादा पूरा हो चुका था। नताशा आज फिर से उसके बिस्तर पर थी, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ कर नहीं पा रहा था। दिव्यांश ने उसके हाथली को देखा जो अंशु के चेस्ट के ऊपर हल्के से रखे हुए थे। दिव्यांश ने अपना हाथ उसके हाथों पर रख दिया। किसी की छुवन महसूस होते ही नताशा ने अपनी आंखें खोली और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया। हद में रहो दिव्यांश। वो दिव्यांश को घूरकर देखने लगी। उसकी आवाज बहुत धीमी थी। वो नहीं चाहती थी कि अंशु की नींद खराब हो। नताशा के ऐसे घूरने से दिव्यांश को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अभी भी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। नताशा ने उस बेशौम इंसान को इग्नोर करना ही सही समझा। वो फिर आंखें बंद करके सो गई। आधे घंटे में ही वो गहरी नींद में थी। अंशु और नताशा बहुत देर पहले ही गहरी नींद में सो गए थे और यहाँ दिव्यांश के आंखों से नींद कोसों दूर थी। नींद आती भी कैसे उसकी नज़र नताशा के हट ही नहीं रही थी और उसे देखते हुए उसके ख्याल किसी और ही दिशा में दौड़ रहे थे। उसने नताशा को चैन से सोते देखा। उसका हाथ फिर से अंशु के पेट के ऊपर था। दिव्यांश ने ये जानने के लिए कि वो जगी है या नहीं फिर से अपना हाथ उसके हाथ पर रख दिया। नताशा ने इस बार कोई विरोध नहीं की। वो सच में सो गई थी। दिव्यांश थोड़ी देर ऐसे ही नताशा के हाथ को ऊपर से सहलाते रहा। वो उसके उंगलियों के साथ खेल रहा था। मैनिक्योर की हुई नताशा के हाथ की उंगलियां लंबी थी और बहुत खूबसूरत भी। नताशा के नाखून हल्के लंबे थे और उस पर ट्रांसपेरेंट कलर की नेल पॉलिश लगाई हुई थी। दिव्यांश उसकी खूबसूरत उंगलियों को ही देखता रह गया। थोड़ी देर बाद ही वो उठकर बैठ गया। उसने एक गहरी सांस ली और नताशा को देखने लगा। उसके माथे पर थोड़ा पसीना था। आंखें हल्की लाला हो गई थी। रूम के आग का टेम्परेचर नॉर्मल था, लेकिन फिर भी दिव्यांश को अपने अंदर से गर्मी बती हुई महसूस हो रही थी। नताशा को पास में लेटा हुआ देखकर वो अपने ख्यालों को किसी और दिशा में टर्न कर ही नहीं पा रहा था। वो सच में खुद को बहुत ज्यादा कंट्रोल कर रहा था। दिव्यांश अपनी जगह से उठकर नताशा के साइड गया। अपनी जगह से उठने से पहले दिव्यांश ने पहले अपनी प्यारी प्रिंसेस की तरफ देखा और उसके फोरहेड पर किस करके मन में ही बोला, सॉरी प्रिंसेस, मैं आपकी मॉम को लेकर जा रहा हूँ। नताशा की ओर जाकर उसने नताशा को धीरे से उठाया और अंशु को देखने लगा। अंशु गहरी नींद में थी। नताशा धीरे के कस मसाई, लेकिन वो भी गहरी नींद में थी। दिव्यांश नताशा को लेकर उसी फ्लोर के लास्ट के ही खाली रूम में चला गया। नताशा को बेड पर लेटा कर उसने रूम को अच्छे से लॉक किया।
फिर रैक को सेट कर वो नताशा के बगल में बैठ गया। दिव्यांश की नज़र लगातार नताशा पर बनी हुई थी। वो मन ही मन सोच रहा था, क्या है तुम में ऐसा कि मैं तुम्हें देखकर चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। दिव्यांश के हाथ अपने आप ही नताशा के चेहरे को बड़े प्यार से छू रहे थे। शादी के बाद जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा, तभी से ही तुम मेरे दिल बस गई थी। लेकिन तुमसे पहले मेरे दिल में किसी और चीज़ की हिम्मत ज़्यादा थी। तब मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हट सकता था। शादी के बाद तुम्हारी वो छोटी छोटी हरकतें, नहाने के बाद मेरे लिए पहले से ही कपड़े अलग रखना, मेरे लिए खाना बनाना, मेरी हर छोटी से छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखना, मुझे तुमसे और प्यार करने के लिए मजबूर करता था। लेकिन फिर भी मुझे खुद पर अच्छी पकड़ थी। दिव्यांश ने फिर से नताशा के हाथ को पकड़ा और उसे धीरे धीरे चूमने लगा। लेकिन तब से सब बदल गया जब मैंने तुम्हें पहली बार छुआ। मुझे पता है कि उस रात मुझे नशे की दावा माने दी थी, बट तुम्हारा नशा मेरे दिल दिमाग में पहले से ही चढ़ गया था। हर रात तुम्हारे पास आना डे से मेरी आदत बन गई थी। ये सब सोचते हुए दिव्यांश फिर गंभीर हो गया और बोला, जब तुम मुझे छोड़कर चली गई, तुम्हारे जाने के बाद फिर से मैं पहले जैसा बन गया। वो सब हासिल कर लिया जो मैं चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें और तुम्हारी यादों को भुला नहीं पाया। इतने सालों बाद जब मैं तुम्हें भुला चुका था, तुम फिर मेरी जिंदगी में लौट आई। दिव्यांश नताशा के कापड़ को उतार चुका था। उसके बदन पर अब सिर्फ उसके इनर क्लोथ ही थे। उसने ये सब इतने धीमे तरीके से किया कि नताशा को इस बात का एहसास भी नहीं हुआ था। उसने खुद भी अपने कपड़े उतार लिए थे। वो धीरे धीरे नताशा के ऊपर झुकने लगा। वो उसके माथे पर, नाक पर, आंखों पर, गलों पर, हर जगह कीस गिरने लगा। वो लगभग उसके ऊपर लेट गया था। नताशा को महसूस हुआ कि उसके ऊपर किसी ने भारी भरकम चीज रखी है। वो कस मसाने लगी। दिव्यांश उसके कॉलर बोन और गले को कीस कर रहा था। अचानक नताशा ने आंखें खोली। जैसे उसे एहसास हो रहा हो कि उसके साथ आखिर वो क्या रहा है। वो हिलाने लगी। दिव्यांश ने सर उठाकर नताशा के चेहरे को देखा। नताशा की आंखों की नींद पहले ही उड़ चुकी थी। उसके दिल की हॉट बीट बहुत तेजी से चल रही थी। दिव्यांश भी उसे सुन सकता था। दिव्यांश की आंखें बुरी तरह लाल थी। उसकी आंखों में डिजायर साफ साफ झलक रहा था। ये सब देखकर नताशा को और डर लग रहा था। वो दिव्यांश के साथ पहले ही कई बार इंटीमेट हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे उसकी आदत नहीं थी। दिव्यांश हर बार उसे अलग फील करवाता था। नताशा के लिए वो एक्सपीरियंस किसी टोचार से कम नहीं होता था। दिव्यांश हर बार उसे उसके प्रेशर पॉइंट तक धकेलता था, जब तक वो अपने कंट्रोल तक बाहर नहीं चली जाती, और वो तब तक उसे जो चाहिए वो नहीं देता जब तक नताशा उसके सामने गिड़गिड़ती नहीं थी। दिव्यांश की इस डिजायर और लस्ट भरी आंखें ही नताशा को डरने के लिए काफी होती थी। चैप्टर 57, लव इन दिव्यांश और नताशा। दी दिव्यांश, शो छोड़ो मुझे, दिव्यांश जाने दो। नताशा काफी डर चुकी थी। वो इस जानवर को अच्छे से जानती थी। वक्त रहते वो उसे नहीं रोक पाई तो आगे जो होगा वो बहुत ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। नताशा इन सब के बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। डर से उसके मुंह से शब्द हो नहीं निकल रहे थे। जो एरोगेंस और एटीट्यूड उसके चेहरे पर हमेशा रहता था, वो अब दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। नताशा ये सब नहीं चाहती थी। वो ये सब रोकाना चाहती थी। दिव्यांश ने जब नताशा को इतना डरते देखा तो उसके दिल में सच में बहुत बुरा लगा। क्या मैं नताशा को वो खुशी नहीं दे पाया जो वो चाहती है? वो मुझसे इतना क्यों डर रही है? दिव्यांश ने अपना सर नताशा के सिर से टीका दिया। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे, इतने करीब कि वो एक दूसरे की सांसों को महसूस कर सकते थे। शुस, शांत हो जो स्वीट हार्ट। मैं प्रोमिस करता हूँ कि आज के परफॉर्मेंस के बाद मैं तुम्हारे मन से इस डर को मिटा दूंगा। ये कहने के बाद वो नताशा को पैशनेटली किस करने लगा। दिव्यांश की इस बार की किस बहुत इंटेंस थी। ये कोई टोचार नहीं था, न ही कोई गुस्सा या जबरदस्ती था, को सिर्फ प्यार और प्यार। नताशा कैसे ना पिघालती। दिव्यांश के किस में एक तड़प थी, एक जरूरत। नताशा भी उसे रिस्पॉन्स दे रही थी। नताशा खुद को आगे बने से रोकाना चाहती थी, लेकिन दिव्यांश की हर मूव उसे ही रोक देती थी। वो चाहकर भी दिव्यांश को नहीं रोक पाई। दिव्यांश के मुताबिक उसकी बॉडी अपने आप रिएक्ट कर रही थी। उसने भी कभी इस आदमी से प्यार किया था, और उसने भी अपने इस जरूरत को पिछले 7 सालों से पूरा नहीं किया था।
दोनों के बीच में ये तड़प बराबर की थी। दिव्यांश जुनून से नताशा को प्यार कर रहा था। नताशा भी इस एहसास में खोने लगी थी। उसके लिए ये एक्सपीरियंस सच में नया था। दिव्यांश के अलावा वो किसी भी आदमी से इतना करीब नहीं थी, और दिव्यांश का पहले का रूप हमेशा से पागलपन भरा रहता था। पूरे कमरे में दोनों के प्यार की खुशबू फैल गई थी। वहां सिर्फ दर्द जी हल्की सिसकिया और दिव्यांश का नाम जो मदहोशी से बार बार नताशा के मुंह से निकल रहा था वही सुनाई दे रही थी। अपना नाम सुनकर दिव्यांश और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता था और वो अपनी स्पीड बढ़ा लेता। लगभग 3 घंटों बाद दिव्यांश नताशा को छोड़ देता है। बेड पर लेटाने के बाद वो अपना हाथ मोड़कर सिर के नीचे रख छत की तरफ देखने लगता है। उसके चेहरे पर एक अलग चमक थी। नताशा भी ऊपर की सीलिंग को देख रही थी। ऐसे ही 15 मिनट बीत जाते हैं। दोनों के आंखों में नींद नहीं थी। दोनों ही खामोश थे। नताशा का दिल और दिमाग अब थोड़ी देर पहले हुई घटना को ही याद कर रही था। दिव्यांश ने आज उसे बड़ी शिद्दत से प्यार किया था। ये कुछ अलग एहसास था जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे अपना डिसीजन बदलना चाहिए या नहीं। क्या दिव्यांश बदल गया है? क्या वो सच में उसे प्यार करने लगा है? लेकिन जल्द ही उसके ख्यालों पर पानी फेर गया। दिव्यांश की अगली हरकत नताशा को उसके पुराने वर्चस्व की याद दिला दी। है स्वीट हार्ट, क्या हम एक और राउंड खेले? ये आदमी, उसने उसे इस हद तक थका दिया था। वो दोनों पहले ही 3 राउंड कर चुके थे, लेकिन वो एक और बार ये सब चाहता था। बेशौम इंसान। नताशा ने तुरंत दिव्यांश को दूर धकेल दिया। घटिया आदमी, पहली बात तो तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ ये सब करने की, और दूसरी बात तुम ये सब एक और बार चाहते हो। नताशा ने उसे लात मार दी। दिव्यांश सीधा बेड से नीचे जाकर गिर गया। वो घुटनों पर बैठ हुआ था। नताशा की लात पड़ते ही वो खुद को संभाल नहीं पाया और नीचे गिर गया। नताशा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे बेड से नीचे धकेलने की हिम्मत की? दिव्यांश खड़े होते हुए बोला। तुम सच में बहुत डेयरिंग हो गई हो। क्या मैंने आज तुम्हें अच्छे से सेटिस्फाई नहीं किया जो तुम मुझ पर इतना गुस्सा दिखा रही हो? क्या बकवास कर रहा है ये आदमी? नताशा अपने आप में ही सोचने लगी। वो बेशक ये सब नहीं चाहती थी। जो हुआ ये सब इस दिव्यांश की वजह से हुआ। उसने ही उसे आधी रात में उठाकर इस कमरे में लेकर आया और उसके साथ ये सब जबरदस्ती करने लगा। तुम बेशौम इंसान, क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? एक लेडी को उसके कमरे के अगवा करके उसके सोते हुए का फायदा उठाकर ये सब करने में। नताशा के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसे खुद नहीं पता था कि उसके कपड़े कब निकले गए। बस एक पतली सी ब्लैंकेट उसके ऊपर ओढ़ी हुई थी। उस चादर को ठीक से अपने सीने पर एडजस्ट करते हुए नताशा उठकर बैठ गई और गुस्से से दिव्यांश को देखते हुए बोल रही थी। दिव्यांश का ख्याल जैसे उसके बात पर था ही नहीं। नताशा के बॉडी का शेप उस पतली सी चादर के ऊपर से भी दिख रहा था, क्योंकि ब्लैंकेट उसके बॉडी से पूरी तरह चिपकी हुई थी। ऊपर से नताशा के चेस्ट के ऊपर का हिस्सा पूरी तरह ओपन था, जिससे उसके कंधे और कॉलर बोन पर दिव्यांश के अभी अभी दे लव बाइट दिख रहे थे। ये सब देख दिव्यांश की बॉडी फिर से रिएक्ट करने लगी। ये औरत अपने हर एक मूव से उसे सिड्यूस करती थी। नताशा की बात सुन दिव्यांश उसे जवाब देते हुए बोला, मैं किसी और औरत के साथ ये सब नहीं कर सकता। तुम मेरी वाइफ हो। मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होऊंगा तो किसके साथ होऊंगा? क्या तुम किसी और औरत के साथ मेरा होना बर्दाश्त कर सकती हो? क्यों? क्या वो श्रेया तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है जो उसके साथ करो ये सब हरकतें? इतने सालों बाद फिर से श्रेया का नाम सुनकर दिव्यांश के आगे बढ़ते कदम रुक गए। नताशा अब तक उस श्रेया को नहीं भूली थी। भूलती भी कैसे? उसी के वजह से है तो दिव्यांश और नताशा को अलग होना पड़ा। दिव्यांश ने नताशा को तो मरा हुआ मान ही लिया था। चैप्टर 58 डोंट मूव स्वीट हार्ट। नताशा अब तक उस श्रेया को नहीं भूली थी। भूलती भी कैसे? उसी के वजह से है तो दिव्यांश और नताशा को अलग होना पड़ा। दिव्यांश ने नताशा को तो मरा हुआ मान ही लिया था। दिव्यांश के कदम ठिठक गए। नताशा ने जब दिव्यांश को आगे बढ़ते हुए रुकते देखा तो उसे लगा कि उसने उसकी चोरी पकड़ ली। क्या हुआ? क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कभी तुम्हें खुश नहीं किया? दिव्यांश को नताशा की बात से गुस्सा आ गया। उसने अपने कदम आगे बढ़ाए और नताशा के फिर से करीब जाते हुए बोला, किसने कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड थी? नताशा पीछे की तरफ हल्का सा झुक गई।
दिव्यांश अचानक उसके बहुत करीब आ गया था। नताशा में फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। वो डटकर उसके सामने आंखों से आंखें मिलते हुए बोली, क्या 7 साल पहले तुम हर वक्त उसके साथ नहीं रहते थे? किसी बैंक्वेट में, बसीनस पार्टी में एक फीमेल पटनार के तौर पर वो तुम्हारे साथ नहीं रहती थी। तुम तो मुझे तलाक देकर उससे शादी करना चाहते थे, है ना? और हाँ, वो तो तुम्हें बच्चा भी पैदा करके दे सकती है। नताशा के मन में इतनी सब गलतफहमी कब से थी? दिव्यांश इसी बार में सोच रहा था। नताशा ने अपना सारा गुस्सा फ्रस्ट्रेशन आज दिव्यांश पर निकाल ही दिया था। जब नताशा दिव्यांश को छोड़कर भाग गई थी तब उसने सोचा था कि दिव्यांश श्रेया से शादी कर लेगा, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। इन 7 सालों में नताशा ने बिल्कुल भी दिव्यांश के बारे में कोई अपडेट नहीं ली थी। फोन पर नताशा हमेशा अपने बड़े बेटे निशांत के बारे में ही सुरेश जी से पूछती थी। दिव्यांश चाहता था कि वो नताशा के मन से इस गलतफहमी को निकाल दे। दिव्यांश नताशा के बगल में बैठा और उसकी कमर को पकड़कर उसे अपने गोद में बैठा लिया। नताशा का वजन बिल्कुल भी हैवी नहीं था। दिव्यांश ने दोनों हाथ से कसकर उसे अपने आप से सटा कर बोला, तुम गलत समझ रही हो। श्रेया और मेरे बीच में कुछ नहीं था। हाँ, शादी से पहले मैंने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाया जरूर था, क्योंकि उसने मेरी एक बार जान बचाई थी। तब उसने मेरे सामने डिमांड रख दी कि मैं उसका बॉयफ्रेंड बन जाऊं। उस वक्त मैं भी सिंगल ही था। मैंने उसे एक चांस देने के बारे में सोचा, लेकिन जब हमारी शादी हुई तब मैंने उसे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ बनी रही। दिव्यांश उसे एक्सप्लेन कर रहा था, वो एक्सप्लेनेशन दे रहा था। नताशा का दिल पसीज गया, लेकिन नताशा को उसकी बातों पर अब भी पूरी तरह से यकीन नहीं था। नताशा उससे छुटाने की कोशिश करने लगी। वो दिव्यांश के बदन से आती गर्मी को अपने बदन पर महसूस कर सकती थी, क्योंकि दोनों के बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था और ना ही कोई चादर थी। मैं तुम्हारी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुनना चाहती। छोड़ो मुझे दिव्यांश। नताशा के बार बार हिलने से दिव्यांश और भी उत्तेजित हो रहा था। हिलाना बंद करो स्वीट हार्ट, दिव्यांश ने मदहोशी भले लहजे में कहा। लेकिन फिर भी नताशा नहीं रुकी। वो अब भी जोर से हिल रही थी। वो कैसे रुकती? उसे नीचे से चुभन हो रही थी। वो जल्द से जल्द दिव्यांश से दूर होना चाहती थी। दिव्यांश ने उसे दूर जाने का मौका नहीं दिया। एक बार फिर नताशा दिव्यांश के बॉडी के नीचे थी। दिव्यांश ने बड़ी फुर्ती से नताशा को बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आ गया। नताशा फिर एक बार बुरी तरह से ब्लॉक हो गई थी। तुम्हें पता है, तुम्हारी एक आदत है, जब भी मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होता हूँ तुम मदहोशी में मेरा नाम चिल्लाने लगती हो। उसे सुन मुझे हर बार यही लगता है कि तुम मेरी परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रही हो और तुम इसे और चाहती हो। हाँ, वो उसका बार बार नाम लेती थी, लेकिन ये सब उसे आगे बढ़ने के लिए नहीं, उसे रोकने के लिए। लेकिन उस वक्त नताशा इतनी बेहोशी और मदहोशी भरी हालत में होती थी कि उसकी आवाज़ अपने आप नर्म हो जाती और उस प्यार भरे मोमेंट में उसके मुंह से एक्साइटमेंट की तरह दिव्यांश का नाम निकलता था। नताशा इस पर कंट्रोल नहीं कर सकती थी। दिव्यांश फिर से उसे किस करने लगा था। नताशा ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने कहा कि सिर्फ थोड़ी देर और, लेकिन उसने पूरे 2 घंटे बाद उसे छोड़ा। नताशा की नींद सुबह के 4 साढ़े 4 बजे लगी। वो बहुत थक चुकी थी। दिव्यांश के छूने के बाद वो तुरंत सो गई। दिव्यांश उसे सोते हुए देखता रहा। दिव्यांश का चेहरा खिला हुआ था, उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो अपनी जगह से उठा, एक सुकून की गहरी और लंबी सांस ली और वॉशरूम में चला गया। बाद में दिव्यांश ने नताशा को गीले टॉवेल से अच्छे से साफ किया और उसे कपड़े पहना दिए। नताशा नींद में होते हुए भी ये महसूस कर सकती थी कि कोई उसे पोंछ रहा है, लेकिन वो इतनी थकी हुई थी कि वो खुद से हिल भी नहीं पा रही थी। सब होने के बाद दिव्यांश फिर से नताशा को अपने रूम में लेकर चला गया। उसे अंशु के बगल में बेड पर लेटा कर उसके बगल में लेट गया। फिर दिव्यांश ने नताशा के माथे पर किस किया और उसे अपनी बाहों में भर कर सो गया। अलग का सुकून है तुम्हारी बाहों में। चाहता हूँ ये सुकून मेरी जिंदगी में हमेशा बना रहे और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे वो किसी को दुनिया से मिटा देना ही क्यों ना हो। चैप्टर 59 मैरिज एनिवर्सरी। अपने आदत के उलट नताशा आज देर से उठी, वो भी सुबह के 9 बजे। जब नताशा उठी तो वो ये देखकर हैरान थी कि वो फिर से दिव्यांश के कमरे में है। लेकिन कैसे? उसे कल रात की हरकतें याद थी। जहां दिव्यांश और वो इंटीमेट हुए थे वो ये कमरा तो नहीं था।
नताशा ने तुरंत अपने कपड़े चेक किए। कल रात के ये पहने हुए कपड़े देखकर नताशा को ये शक होने लगा कि कल जो भी हुआ वो सपना तो नहीं। लेकिन थोड़े से हिलने के बाद ही नताशा को अपने लोअर पार्ट पर सेंसेशन फील हुआ, जिससे ये साबित होता था कि कल रात जो हुआ वो कोई सपना नहीं था, सच में दिव्यांश और वो। नताशा को ये सब सोचकर भी गुस्सा आ रहा था। उस कमीने दिव्यांश को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, नताशा ने झुंझलाते हुए खुद से कहा। उसे इस बात की राहत थी कि उसने अपने कपड़े सही ढंग से पहने हैं। कल रात वो वैसे ही सो गई थी। अगर सुबह उठकर अंशु ने उसे उसी हालत में देखा होता तो ये बहुत शर्मिंदी भरा होता, इससे उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ता। घर में सभी को जल्दी उठने की आदत थी। दिव्यांश के रात में इतनी देर बाद सोने के बावजूद वो अपने वक्त पर जल्दी से उठा। वो आज काफी अच्छे मूड में था। उसके चेहरे पर सारी रात नींद न लेने की कोई भी झलक नहीं थी। वो तो काफी फ्रेश फील कर रहा था। उसने तो मुश्किल से 1 या 1.5 घंटे की नींद ली थी, लेकिन फिर भी वो काफी तरोताजा दिख रहा था। दिव्यांश जब तक नहा कर आया तब तक अंशु भी उठ चुकी थी। दिव्यांश ने अंशु को नताशा को ना उठने के बारे में कहा। वो जानता था रात में उन दोनों के बीच जो भी हुआ उससे नताशा बहुत थक गई होगी और उसे सोने की जरूरत है। अंशु ने भी दिव्यांश की बात मान ली और नताशा को नहीं जगाया। चारों ने हमेशा की तरह सुबह एक साथ ब्रेकफास्ट किया। दिव्यांश कुछ दिन से ऑफिस से दूर था तो उसका कुछ काम डिले रह गया। वही करने के लिए दिव्यांश को आज ऑफिस जाना पड़ा। तीनों बच्चे भी अपने आप में लगे हुए थे। किसी ने भी नताशा को परेशान नहीं किया। कैसी औरत है ये, सब नीचे ब्रेकफास्ट करने आए और वो औरत अब तक नहीं उठी। घर की एक मेड धीरे से फुसफुसाते हुए अपने बगल में खड़ी दूसरी मेड से बोली, हूँ सही कहा तुमने, मुझे तो लगता है कि जरूर उस औरत ने पैसों के लिए ही हमारे बॉस के करीब आई होगी और उसने जानबूझकर उनके बच्चों को छुप के रखा क्योंकि सही समय आने पर उनका इस्तेमाल कर सके। दूसरी मेड बोली, हाँ मुझे भी यही लगता है। तभी उन दोनों की किसी के सीढ़ियों के नीचे उतरने की कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों तुरंत खामोश हो गए और ऊपर देखा तो नताशा नीचे आ रही थी। आ गई महारानी, नताशा को देखकर एक मेड ने तोंत मारा। ये आवाज नताशा को भी हल्के से सुनाई दी थी। उसने जब उन दोनों मेड की तरफ देखा तो वो दोनों से हिल गई और तुरंत वहां से भाग गई। दिव्यांश के इस विला में बहुत होम स्टाफ मैड्स और नौकर नौकरानियां थे। हर एक काम के लिए एक अलग मैड्स थे। घर में सिर्फ दिव्यांश और निशांत ही रहता था। कभी कभार सविता जी 1 या 2 सीन के लिए निशांत से मिलने आ जाती थी और उनके अलावा केशव भी हफ्ते तक इस घर में पड़ा रहता था। नताशा ने घर के स्टाफ से बच्चों के बारे में पूछा और वो वहां से चली गई। वो ये जान गई थी कि घर के स्टाफ का रवैया उसके लिए अच्छा नहीं था, लेकिन नताशा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके हिसाब से वो ज्यादा दिन तक इस घर में वैसे भी रहने वाली नहीं थी। नताशा को ब्रेकफास्ट भी खुद बनाना पड़ा क्योंकि घर का कोई भी स्टाफ उसकी मदद के लिए एक्साइटेड नहीं दिख रहा था। दिव्यांश के ऑफिस में दिव्यांश ने कुछ दिनों का पेंडिंग काम एक दिन में ही पूरा कर लिया। उसका मूड आज सच में बहुत हैपनिंग था। रोनित दिव्यांश को इतना खुश देखकर हैरान था। रोनित कई सालों से दिव्यांश के साथ था और उसके चेहरे को देखकर वो ये अंदाजा लगा सकता था कि उसका बॉस आज की इस बात से इतना खुश है। सर कल मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, क्या कल मैं 1 दिन की छुट्टी ले सकता हूँ? रोनित मौके का फायदा उठाना भली भांति जानता था। उसने सोचा कि दिव्यांश आज इतना खुश है तो कल वो जरूर उसे 1 दिन की छुट्टी दे ही सकता है। दिव्यांश ने रोनित की बात सुनी और बिना कुछ कहे हाँ में अपना सिर हिला दिया। रोनित डेफिनेटली बहुत खुश था। रोनित वहां से जा ही रहा था कि दिव्यांश ने उसे रोका। हुफ, अब क्या हुआ? बस बॉस मेरी छुट्टी कैंसिल ना कर दे। रोनित मन ही मन भगवान से प्रे करते हुए पीछे पालता। तुम्हारी शादी को 6 साल हो गए है ना? दिव्यांश ने सीरियसली रोनित से पूछा, जिसके जवाब ने रोनित ने हाँ में अपना सर हिलाते हुए यस सर कह दिया। रोनित का जवाब सुन दिव्यांश आगे बोला, अपने मैरिज एनिवर्सरी को हर साल सेलिब्रेट कारण क्या जरूरी है? रोनित को लगा उसके बॉस ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे। रोनित भी काफी समझदार और शातिर था। उसे समझने में देर नहीं लगी कि उसे क्या कहना चाहिए। फिर उसने कुछ सोचा और तुरंत बोल पड़ा, सर लाइफ में शादी तो एक ही बार होती है
और वो शादी किसी ऐसे के साथ हो जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, तो वो दिन हमारे लिए खास बन जाता है, क्योंकि उस दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। तो अपने लाइफ में उस स्पेशल दिन को सेलिब्रेट करना तो बनता है, और अपने पार्टनर को स्पेशल फील करवाना भी। इससे दोनों के बीच में प्यार और बढ़ता है। रोनित की बात सुनकर दिव्यांश अपने सोच में पड़ गया। उसे याद आया कि उसके और नताशा के शादी को 9 साल पूरे हो चुके थे, और उन्होंने आज तक एक बार भी अपनी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं की थी। दिव्यांश को अपने ही सोच में खोया देख रोनित ने धीरे से पूछा, सर और कोई काम नहीं है तो मैं जाऊं? दिव्यांश ने हाँ में अपना सर हिला दिया। रोनित तुरंत वहां से भाग गया। उसे डर था कि दिव्यांश उसे फिर से ना रोक दे। दिव्यांश अभी भी अपनी ही ख्यालों में ये सोच रहा था कि उसकी और नताशा की मैरिज एनिवर्सरी 4 महीनों बाद है। उसे उन दिन नताशा के लिए कुछ तो स्पेशल करना चाहिए। इस सोच से उसके आंखों में एक चमक देखी जा सकती थी। चैप्टर 60 गुड मूव स्वीट हार्ट थ्रोइंग किसेस। रात में नताशा बड़ी चालाकी से डिनर के बाद अंशु को दूसरे रूम में लेकर चली गई। अंदर आते ही उसने दरवाजे को अच्छे से लॉक कर दिया, क्योंकि दिव्यांश अंदर ना आ पाए। उसने दोपहर में ही अपना कमरा दिव्यांश के कमरे से अलग कर दिया था। घर के किसी भी मेड ने उसे किसी भी बात के लिए रोकने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि नताशा उनसे किसी भी बात पर नाराज होकर दिव्यांश से कहकर नौकरी से ना निकलवा दे। डिनर के बाद दिव्यांश स्टडी रूम में चला गया। 1 घंटे बाद रूम की तरफ जाते हुए दिव्यांश एक्साइटेड था। उसके मन में अभी भी यही चल रहा था कि आज रात भी वो और नताशा साथ में हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो रूम में दाखिल हुआ, उसके सारे अरमानों पर पानी फेर गया। रूम खाली था, कोई भी उस रूम में नहीं था। दिव्यांश का चेहरा सख्त हो गया, उसकी आंखें सिक हो गई। वो तुरंत समझ गया कि नताशा अंशु को लेकर दूसरे रूम में चली गई है। गुड मूव स्वीट हार्ट, लेकिन शायद तुम भूल गई हो ये घर मेरा है, और मेरे ये घर में तुम मुझसे ज्यादा देर तक चुप नहीं सकती हैं। ये सोचते हुए दिव्यांश अपने रूम के अंदर आया। ग्रेटर दैन वो फोन से घर के बटलर को मैसेज करता है कि विला के सारे रूम की कीज जल्द से जल्द मेरे रूम में लेकर आओ। मैसेज सेंड करने के बाद वो वॉशरूम चला गया। 20 मिनट बाद जब दिव्यांश वॉशरूम से बाहर आया, तब घर का बटलर रूम में है उसका इंतजार कर रहा था। सारी कीज लेकर दिव्यांश ने बटलर को जाने को कह दिया। दिव्यांश जब अपने कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि घर एकदम खाली नजर आ रहा था। रात काफी हो चुकी थी। अभी रात के 11 बज गए थे। विला में चारों ओर डीम लाइट ऑन थी। विला में कोई भी स्टाफ मौजूद नहीं था। दिव्यांश ने चारों ओर देखा और पहले वो निशांत की कमरे की तरफ चला गया, जहां दिव्य और निशांत एक साथ रह रहे थे। दिव्यांश को लगा कि नताशा उन दोनों के साथ हो सकती हैं, और नहीं भी, क्योंकि भले ही निशांत का बेड बड़ा था, लेकिन इतना बड़ा भी नहीं कि वहां 4 लोग आराम से सो सके। लेकिन दिव्यांश को लगा उसे अपने दोनों बेटों को एक बार देखना चाहिए। दिव्यांश ने धीरे से रूम का दरवाजा खोला। अंदर आते ही वो अपने दोनों बेटों को प्यार से देखने लगा। दोनों बेड पर एक साथ सोए हुए थे। दोनों दिखने में सच में एक समान थे, कोई भी डिफरेंस नहीं। भले ही नाइट ड्रेस दोनों ने अलग पहने थे। दिव्यांश को समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों में से दिव्य कौन है और निशांत कौन। दिव्यांश ने देखा कि एक ने कंबल को अपने आसपास लपेटकर सोया हुआ है, और दूसरा सिको कर बिना कंबल के सो रहा है। दिव्यांश दोनों के पास गया और बेड पर जाकर बैठ गया। दिव्यांश ने बारी बारी दोनों के सर पर हाथ फेराए और उनके माथे को प्यार से चूम लिया। उसने दोनों को ठीक से लेटाया और दोनों के ऊपर ठीक से कंबल ओढ़कर वहां से चला गया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही दोनों बच्चे एक साथ उठकर बैठ गए। दिव्य और निशांत अब तक सोए नहीं थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दरवाजे की तरफ। दोनों के चेहरे पर हल्की सी स्माइल तो थी, लेकिन फिर से एक दूसरे को देखते हुए वो स्माइल गायब हो गई। दिव्य ने कंबल को पूरी तरह अपनी तरफ खींचकर निशांत को देखते हुए बोला, भाई आज तो चादर पूरी मेरी है। ये कहकर दिव्य कंबल ओढ़ कर सो गया। निशांत ने दिव्य को बगल में सोते हुए देखा और सांस छोड़कर वो भी फिर से दूसरी साइड दूसरी तरफ मुंह करके सो गया। रूम का टेम्परेचर नॉर्मल था, ना ज्यादा ठंड ना गर्मी, इसीलिए निशांत को सोने में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। निशांत और दिव्य के कमरे से बाहर आते ही दिव्यांश ने फिर से चारों ओर देखा। उस 3 मंजिला विला में बहुत से कमरे थे,
और उसे अब ये ढूंढना था कि नताशा और अंशु किस कमरे में हो सकते हैं। विला में नीचे की तरफ किचन और कुछ कमरे थे, जहां नाइट शिफ्ट में काम करने वाले कुछ मेड्स और बटलर का कमरा मौजूद था। दिव्यांश को ये पूरा यकीन था कि नताशा नीचे के किसी भी कमरे में नहीं होगी। दूसरी मंजिल पर दिव्यांश और निशांत का कमरा था। दिव्यांश का स्टडी रूम था और 6 रूम्स और थे। तीसरी मंजिल पर जिम रूम, मिनी थिएटर और प्ले एरिया, डे से एंटरटेन रूम थे और साथ ही 2 कमरे और थे और उसके ऊपर टेरेस था। दिव्यांश ने एक गहरी सांस ली और मन ही मन खुद को कोसा। इस विला में इतने रूम्स क्यों हैं? दिव्यांश अब कुछ नहीं कर सकता था। वो एक एक करके सारे रूम्स चेक करने चला गया। दिव्यांश ने जल्द ही नताशा और अंशु के रूम को ढूंढ लिया। नताशा आज उसी रूम में सोई थी जहां कल रात वो दोनों इंटीमेट हुए थे। ये कमरा उस फ्लोर पर सबसे कोने में आखिरी वाला कमरा था, जो दिव्यांश के कमरे से काफी दूर था। अपोजिट डायरेक्शन में दिव्यांश का कमरा फर्स्ट में तो वो कमरा लास्ट में था। दिव्यांश ने रूम में आकर देखा तो अंशु और नताशा फिर से गहरी नींद में सोए हुए थे। दिव्यांश के चेहरे पर उन दोनों को देखकर मुस्कान छा गई। दोनों सोते वक्त बहुत क्यूट लग रहे थे। दिव्यांश को दोनों पर बहुत प्यार आ रहा था। दिव्यांश ने अंशु के पास जाकर उसके माथे को किस किया और मन ही मन बोला, सॉरी प्रिंसेस, आज डेट फिर से तुम्हारी मम्मा को लेकर जा रहे हैं। फिर खड़ा होकर नताशा को देखने लगा और सोचा, 7 साल की सारी कसर तुमसे निकालनी है मुझे। मेरे बदन की आग तो एक रात में नहीं मिटने वाली स्वीट हार्ट। नताशा की साइड जाकर दिव्यांश ने धीरे से नताशा को अपनी गोद में उठा लिया। लेकिन शायद कल रात के हादसे के बाद नताशा की बॉडी सतर्क थी। थोड़ी देर कसमसाने के बाद नताशा ने तुरंत अपनी आंखें खोली और दिव्यांश को फिर से अपने सामने देखकर तुरंत उसकी गोद से नीचे छलांग मार दी। दिव्यांश नताशा को लेकर कुछ दूर ही चला था कि उसने नताशा को उठकर दूर जाते देखा। दिव्यांश के गोद से उतरने के बाद नताशा बैलेंस नहीं बना पाई और गिरने लगी। वो थोड़ा सा ही झुकी थी। दिव्यांश ने फुर्ती दिखाकर नताशा को एक हाथ से कमर से पकड़ लिया और दूसरा हाथ तुरंत उसके मुंह पर रख दिया, जिससे वो शोर ना कर सके और अंशु जग ना जाए। दिव्यांश ने नताशा के मुंह पर हाथ रखकर पीछे मुड़ कर देखा तो अंशु अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। दिव्यांश ने एक राहत की सांस ली और फिर से नताशा की तरफ देखने लगा, जो दिव्यांश को खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। क्या आज की रात भी दिव्यांश और नताशा के बीच में कुछ होगा? जानना है तो अगले चैप्टर्स का करें इंतजार। थैंक यू। ऐसे ही इंटरेस्टेड स्टोरी सुनने के लिए चैनल पर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।